स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोलती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक जैसी रोमांचक कहानियां मिलेंगी जो आपको एक जादुई, रहस्यमयी और दिल को छू जाने वाले सफ़र पर ले जाएंगी। लेकिन सफ़र शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात, ये कहानी है थोड़ी सी दीवानी, थोड़ी सी नटखट, थोड़ी मस्तानी, कभी दिल धड़काए, कभी हंसी से लोटपोट कराए, कभी रहस्य की धुंध में छुप जाए। यहाँ जो भी किरदार हैं वो ना आपके हैं ना हमारे, बस लेखक के फुर्सत भरे ख्यालों के नज़ारे। अगर आपको लगे कि ये किसी एक्स की आदतें हैं या बॉस की वो किचकिच यहाँ भी आ टपकी है, तो समझ लीजिए आप बस बहुत कल्पनाशील हैं। ये कहानी तो महज एक रंग बिरंगा दिलफेंक नाटक है। कृपया इसे दिल से लगाएं, पर दिल न दे बैठिए, क्योंकि ये अफसाना है, आशिकी नहीं, और न ही न्यायालय में पेश होने लायक कोई सबूत। अध्याय 42। नया घर। कारावास। नए किराए के घर में वापस आकर अर्जुन सक्सेना ने सबसे पहले हवा आने जाने के लिए सभी दरवाजे और खिड़कियां खोल दीं। मकान मालिक ने किराए पर देने से पहले ही इसकी सफाई करवा दी थी, लेकिन कुछ दिनों से वहां कोई नहीं रह रहा था, इसलिए अभी भी धूल जमी हुई थी। अर्जुन सक्सेना ने अपने मोबाइल फ़ोन पर सफाई सेवाओं का ऑर्डर दिया। जब कोई घर की सफाई करने आया तो वह अपने और अनन्या शर्मा को लेने के लिए समुदाय के गेट पर कुरियर स्टेशन पर गया। मैंने ऑनलाइन खरीदी हुई कोई चीज़ साथ में खरीदी। वहाँ बहुत सारी चीज़ें थीं और स्टेशन ने सीधे उसे गाड़ी उधार दे दी। पिछली बार अनन्या शर्मा से मैंने जो भी ऑनलाइन ऑर्डर किया था वे सभी आ गए हैं। बच्चों के बहुत सारे खिलौने, कपड़े, पालने और ढेर सारी छोटी मोटी चीज़ें अभी भी असेंबल करनी हैं। सौभाग्यवश जब अर्जुन सक्सेना हाई स्कूल में थे तब उन्होंने विज्ञान का अध्ययन किया था और उनकी व्यवहारिक क्षमता बहुत मजबूत थी। निर्देशों का पालन करते हुए इन छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ना आसान है। अर्जुन सक्सेना कमरे में सामान इकट्ठा कर रहे थे और जब तक उन्होंने पालना लगाया तब तक सफाईकर्मी ने कमरे की सफाई कर दी थी। बाऊजी के जाने के बाद अर्जुन सक्सेना ने साफ और चमकदार नए घर को देखा और वह ऊर्जा से भर गया। वह अनन्या शर्मा और बच्चों के वापस आने से पहले घर को व्यवस्थित करने की योजना बना रहा है और तब उनकी मां को एक बड़ा आश्चर्य देगा। एक व्यस्त दोपहर के बाद घर अंततः एकदम नया लग रहा है। अर्जुन सक्सेना कमरे में खड़े होकर अपने परिवार के सुखी जीवन के बारे में कल्पना कर रहे थे। उन्होंने घर देखने के लिए एक सॉफ्ट डेकोरेशन डिजाइनर को बुलाया, फिर अपने विचार डिजाइनर को बताएं। उदाहरण के लिए, बड़े लिविंग रूम में कोई कॉफ़ी टेबल नहीं है, केवल एक बड़ा सोफा है जिसमें कोई कठोर कोने नहीं है, ताकि कुछ महीनों में जब बच्चे रेंगना सीख जाएं तो वे बड़े लिविंग रूम में बिना टकराए स्वतंत्रतापूर्वक खेल सकें। साथ ही 4 कमरों के कार्यों के बारे में भी बताया गया। उदाहरण के लिए, मास्टर बेडरूम अनन्या शर्मा और बच्चों के लिए है। उसके लिए एक शयन कक्ष, एक दूसरा बेडरूम भी है जहां स्टडी की जाती है। वह और अनन्या शर्मा दोनों ही अब कॉलेज के छात्र हैं और उन्हें क्लास में पढ़ाई करनी पड़ती है। 2 डेस्क की जरूरत है, एक काले, सफ़ेद और ग्रे रंग की जो उसे पसंद है और दूसरी गुलाबी रंग की जो लड़कियों को पसंद है। फिर एक और कमरा है जो बच्चे के लिए छोटी मोटी वस्तुओं का कमरा है, जिसमें बच्चे के विभिन्न छोटे मोटे कपड़ों के साथ साथ उनके दूध पाउडर, डायपर, गीले वाइप्स आदि के लिए बहुत सारे भंडारण कैबिनेट की आवश्यकता होती है। फिर बालकनी में कपड़े सुखाने का क्षेत्र है। 3 बच्चे, एक लड़का और 2 लड़कियां, लड़के और लड़कियों के कपड़े एक साथ नहीं धोए जा सकते और माँ और उसके कपड़े एक साथ नहीं धोए जा सकते। अंततः मैंने डिजाइनर के साथ मिलकर निर्णय लिया कि मुझे 4 वॉशिंग मशीनें खरीदनी होंगी, 2 दीवार पर और 2 फर्श पर, जो ज़्यादा जगह न घेरें। डिजाइनर ने बताया कि अब बारिश का मौसम है और बच्चों के कपड़े दिन में कई बार धोने की ज़रूरत होती है, इसलिए उन्होंने अर्जुन सक्सेना को एक और ड्रायर खरीदने का सुझाव दिया। अर्जुन सक्सेना को लगता है ये सुझाव बहुत अच्छा है, ड्रायर, इसे खरीदें। फिर रसोई घर का डिज़ाइन आया, गैस वाटर हीटर और कैबिनेट सेट के साथ पूरी तरह सुसज्जित। हालांकि वहाँ कोई बर्तन आदि नहीं था। डिजाइनर ने अर्जुन सक्सेना को कई सुझाव दिए, जैसे डिशवॉशर, कचरा निपटान, स्वचालित प्रेरण पुल आउट नल, जल शोधक और मां के गर्म दूध के लिए स्थिर तापमान वाली केतली। अर्जुन सक्सेना का एक शब्द, इसे खरीदें। भले ही आप किराए पर रह रहे हों, अपनी पत्नी और बच्चों को सर्वोत्तम आनंद लेने दें। अंत में सब्जी पैन का सुझाव है। डिजाइनर ने अर्जुन सक्सेना को नॉन स्टिक पैन खरीदने की सलाह नहीं दी। उनका कहना है कि नॉन स्टिक पैन वास्तव में एक एल्यूमिनियम पैन है जो बच्चे के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। अर्जुन सक्सेना ने सुझाव दिया कि वह तामचीनी बर्तन या शुद्ध कच्चे लोहे का बर्तन खरीदें। अंत में तस्वीरें देखने के बाद अर्जुन सक्सेना ने यह सोचकर कि लड़कियों को सुंदरता पसंद होती है, तामचीनी कच्चे लोहे के बर्तनों का एक पूरा सेट खरीदने का फैसला किया। वहाँ गुलाबी लाल रंग के छोटे दूध के बर्तन, स्टू बर्तन, खाना पकाने के बर्तन आदि का एक पूरा सेट है।
रसोई घर का काम पूरा होने के बाद अंतिम काम बाथरूम का है। इस घर में 4 शयन कक्ष और 2 स्नानघर हैं। मास्टर शयन कक्ष में एक स्नानघर है तथा एक सार्वजनिक स्नानघर है। सार्वजनिक स्वास्थ्य एक स्क्वाट गड्ढा है जो बच्चे को स्नान टब डालने और बच्चों को स्नान करने के लिए सुविधाजनक है। मुख्य बाथरूम एक शौचालय है, लेकिन यह एक ऐसा शौचालय है जो अच्छी सजावट के साथ आता है, स्मार्ट शौचालय नहीं है। डिजाइनर ने स्मार्ट शौचालय में बदलने का सुझाव दिया क्योंकि इसमें महिलाओं के लिए विशेष रूप से महिला धुलाई फंक्शन स्थापित किया गया है जो माताओं के लिए शौचालय जाने में सुविधाजनक है। सुविधाजनक मां की बात सुनकर अर्जुन सक्सेना ने एक शब्द में कहा, परिवर्तन। पूरा घर बन चुका था। डिजाइनर के वापस जाने के बाद उन्होंने अर्जुन सक्सेना के लिए घर की सॉफ्ट डेकोरेशन के सभी पहलुओं का रेंडरिंग बनाना शुरू कर दिया। आप घर की सजावट का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं और ये 2 दिनों में किया जा सकता है। अर्जुन सक्सेना ने कहा कि कोई समस्या नहीं है। डिजाइनर से बातचीत करने के बाद जब मैं यूजेड सेंटर लौटा तो शाम के 8 बज चुके थे। यह आखिरी बार था जब अर्जुन सक्सेना वापस आए। अनन्या शर्मा कभी सो नहीं पाई क्योंकि बच्चे पहले से ही सो चुके थे, इसलिए वह सो नहीं सकी, इसलिए उसने केवल बिस्तर के बगल में एक छोटी सी रात की रोशनी जलाई। जब उसने दरवाजा खुलने की आवाज़ सुनी तो वह मन ही मन हिल गई। सावधानी से बिस्तर से उठी, लिविंग रूम में आई तो देखा कि अर्जुन सक्सेना हल्के हल्के अंदर आ रहा है। अर्जुन सक्सेना, अनन्या शर्मा ने धीरे से पुकारा। जब अर्जुन सक्सेना ने अनन्या शर्मा को बाहर आते देखा तो उसने धीरे से दरवाजा बंद कर दिया ताकि सो रहे बच्चे न जाग जाएं और फिर लिविंग रूम में आकर अनन्या शर्मा से पूछा, क्या तुम अभी तक सोई नहीं हो? खैर, मुझे नींद नहीं आ रही है। दरअसल वह अर्जुन सक्सेना से पूछना चाहती थी कि वह आज रात कहाँ गया था, लेकिन अर्जुन सक्सेना के साथ अपने रिश्ते के बारे में सोचकर उसने अपनी जिज्ञासा रोक ली और कुछ नहीं पूछा। भूख लगी है क्या? अर्जुन सक्सेना ने अनन्या शर्मा से पूछा। पूछते हुए उसने अपना स्कूल बैग सोफे पर रखा, आस्तीन ऊपर की और रसोई में काम करने चला गया। थोड़ा सा। वह सो नहीं पाई क्योंकि उसने अर्जुन सक्सेना को वापस आते नहीं देखा था, लेकिन उसे यह कहने में शर्म आ रही थी, इसलिए जब अर्जुन सक्सेना को लगा कि उसे भूख लगी है और वह सो नहीं पाएगा तो उसने सिर हिला दिया। मैं तुम्हें कुछ खाने को दूंगा। खैर, 2 अंडे। अच्छा है, कोई हरा प्याज नहीं। ठीक है, अर्जुन सक्सेना ने स्नेहपूर्वक उत्तर दिया और रसोई में प्रवेश कर गया। अनन्या शर्मा ने उसकी पीठ की ओर देखा, साथ ही कमरे में इस समय गर्म पीली रोशनी थी। उसे लगा कि उसका दिल भर गया है। अगले कुछ दिनों तक अर्जुन सक्सेना एकांतवास केंद्र और किराए के मकान के बीच दौड़ता रहा। एकांतवास केंद्र के दिन तक किराए के कमरे में सब कुछ व्यवस्थित हो चुका होता है। बस अनन्या शर्मा और 3 बच्चों के नए घर में आने का इंतजार है। अर्जुन सक्सेना को इससे काफ़ी उम्मीदें थीं। आखिरकार एकांतवास केंद्र में रहना घर पर रहने से अलग है। एकांतवास केंद्र की सुबह अर्जुन सक्सेना अनन्या शर्मा और तीनों बच्चों को सीधे नए घर ले गए। अनन्या शर्मा को इस बात का एहसास नहीं था कि जब वह समुदाय में दाखिल हुई थी तो उसने सोचा था कि वह उसी घर में वापस जा रही है जहां वह पहले किराए पर रहती थी। लेकिन जब कार सीधे छठी बिल्डिंग के पास से गुजरी जहां वह रहती थी और अंदर जाने लगी तो उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। अर्जुन सक्सेना, क्या आप गाड़ी चला रहे हैं? अनन्या शर्मा ने पूछा। अर्जुन सक्सेना ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा, सिर हिलाया और कहा, नहीं, अभी तक नहीं आया है। लेकिन क्या वह बिल्डिंग 6 में नहीं रहती है? गाड़ी आखिरकार बिल्डिंग नंबर 9 पर रुकी। ये बाद में बनी ऊंची इमारत है। सामने की बिल्डिंग 1-6 सभी सीढ़ियों वाले कमरे हैं और बिल्डिंग 7 शुरू से दूसरे चरण का लिफ्ट वाला कमरा है। लेकिन अर्जुन सक्सेना उसे यहाँ क्यों लाया? ऊपर जाते समय अर्जुन सक्सेना ने बताया, मैं उस दिन देखने के लिए वापस आया था। किराए के घर में जगह बहुत छोटी थी और हमारे 3 बच्चे और 2 वयस्क हमारे परिवार के लिए पर्याप्त नहीं थे, इसलिए मैंने एक बड़ा घर किराए पर लिया। अध्याय 43। घर जाने की पहली रात अनन्या शर्मा ने अर्जुन सक्सेना को मदद के लिए बुलाया। अनन्या शर्मा अर्जुन सक्सेना की बातों से हैरान थीं। आश्चर्य भी हुआ। जब वह एकांतवास केंद्र में थी तो उसने इस समस्या पर भी विचार किया कि पहले जो मकान उसने किराए पर लिया था वह बहुत छोटा था और वह उसे बदलकर बड़ा मकान लेना चाहती थी। लेकिन तीनों बच्चों के लिए दूध पाउडर, डायपर, खिलौने, बीमारी आदि के लिए पैसे के बारे में सोचते हुए उसे लगा कि उसके सामने एक बड़ा गड्ढा है जिसे भरने के लिए बहुत सारे पैसे की आवश्यकता है। क्योंकि बच्चे आसानी से बीमार हो जाते हैं और जिनके पास डॉक्टर को दिखाने के लिए पैसे हैं उन्हें कम कष्ट होता है, इसलिए वह अधिक पैसा बचाना चाहती है। इसमें किसी बड़े घर का उल्लेख नहीं है। अप्रत्याशित रूप से अर्जुन सक्सेना ने ऐसा करने की पहल की। हालांकि बड़ा घर किराए पर लेना थोड़ा महंगा होता है, लेकिन अर्जुन सक्सेना ने ऐसा किया। अब उन्हें पैसे खर्च करने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं हुई, बल्कि बहुत खुशी हुई।
अगले नए जीवन में वह पैसे कमाने का बोझ अकेले अर्जुन सक्सेना के कंधों पर नहीं डालेगी, बल्कि उसके साथ मिलकर पैसे कमाएगी और बच्चे का पालन पोषण भी साथ साथ करेगी। अच्छी उम्मीदों के साथ वे कमरा संख्या 1502 पर पहुंचे। दरवाजा खोलते ही अनन्या शर्मा को हवा में फूलों की हल्की खुशबू महसूस हुई और जब उसने अपना सिर झुकाया तो उसने दरवाजे पर जूतों की अलमारी पर फूलों का गुच्छा देखा। ध्यान से देखने से पहले अर्जुन सक्सेना ने फूल को गले से लगाया और उसके सामने रख दिया। घर में स्वागत है अनन्या, तुमने इन दिनों कड़ी मेहनत की है। एक महिला के लिए जन्म देना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन बहुत कठिन भी। अनन्या शर्मा को उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन सक्सेना इस तरह के विवरणों में अनुष्ठान की भावना को नोटिस करेंगे। वह मधुर मुस्कान के साथ मुस्कुराई, उसके हाथ से फूल लिया और धन्यवाद कहने ही वाली थी, लेकिन अचानक उसे याद आया कि अर्जुन सक्सेना ने कहा था कि उन्हें आपस में ये शब्द नहीं कहना चाहिए, इसलिए जब धन्यवाद उसके होठों पर आया तो वह बन गया, खैर फूल बहुत स्वादिष्ट है, मुझे पसंद है। बस अंदर आइए और घर देखिए। एकांतवास केंद्र वीआईपी सेवाएं बहुत अच्छी तरह से प्रदान करता है। इस बार जब अर्जुन सक्सेना और अन्य लोग घर गए तो एकांतवास केंद्र ने उन्हें वापस ले जाने के लिए विशेष रूप से एक नर्स भेजी। तीनों छोटे बच्चों को एक गाड़ी में बिठाया गया और नर्सों ने उन्हें दरवाजे पर प्रवेश करने पर अर्जुन सक्सेना को सौंप दिया और उन्हें विदा किया। दरवाजा बंद करने के बाद घर में सिर्फ 5 लोग बचे थे। छोटे बच्चे सो गए। अर्जुन सक्सेना ने अपनी कार लिविंग रूम में रखी और अनन्या शर्मा को नया घर दिखाने ले गए। इधर उधर घूमने के बाद अनन्या शर्मा की आंखें और भी ज्यादा खुशनुमा हो गईं। विशेष रूप से शयन कक्ष में बड़ा बिस्तर और बच्चों के पालने एक साथ रखे हुए हैं, साथ ही हर जगह छोटे बच्चों के खिलौने और फर्श से छत तक की खिड़कियों पर आलीशान गुड़ियां हैं। सब कुछ बहुत सुंदर है। नए घर के मास्टर बेडरूम में एक अलग बाथरूम भी है। हर कमरा पिछले घर से बहुत बड़ा, विशाल और उज्ज्वल है। अर्जुन सक्सेना ने बच्चों के लिए एक अलग स्टोरेज रूम भी तैयार किया है। 3 छोटी अलमारी एक साथ रखी गई हैं। प्यारा लग रहा है। बालकनी में ढेर सारी वॉशिंग मशीन और ड्रायर रखे हैं। जब अर्जुन सक्सेना ने उसे इन वॉशिंग मशीन और ड्रायर का इस्तेमाल समझाया तो उसे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि प्रसूति केंद्र की कक्षा में शिक्षिका ने नई माताओं को बताया था कि संक्रमण से बचने के लिए बच्चे के कपड़ों को वयस्कों के कपड़ों के साथ नहीं मिलाना चाहिए। जब वह वापस आई तो वह अभी भी बच्चों के कपड़े हाथ से धोने के बारे में सोच रही थी, लेकिन अर्जुन सक्सेना ने पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया था। और यहाँ कपड़े सुखाने की मशीन भी है, इसलिए आपको इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि बारिश के मौसम में बच्चे के कपड़े सूख नहीं पाएंगे, या अगर आप लंबे समय तक उन्हें नहीं सुखाएंगे तो बैक्टीरिया के पनपने की समस्या होगी। वहाँ रसोई भी है। जब उसने रसोई देखी तो वह एकदम दंग रह गई। क्या ये रसोई घर है? कला महल नहीं। वे सुंदर बर्तन भी आंखों को बहुत अच्छे लगते हैं और वहाँ डिशवॉशर, कचरा निपटान, जल शोधक और भी बहुत कुछ है। यहाँ खाना पकाने से आपको हर समय खुशी महसूस होगी। इन दिनों अर्जुन सक्सेना सुबह जल्दी निकल जाते और देर से लौटते, और ऐसा लगता था कि वे अपना सारा समय अपने छोटे से घर की व्यवस्था में ही लगाते हैं। इतना चौकस। अनन्या शर्मा ने इधर उधर देखा, अर्जुन सक्सेना की ओर मुड़ी और बोली, अर्जुन सक्सेना, ये घर अद्भुत है, आपने इसे बहुत सावधानी से व्यवस्थित किया है। मुझे ये बहुत पसंद है और बच्चों को भी ये बहुत पसंद आएगा। अर्जुन सक्सेना ने उसकी चमकती आंखों को देखा और अचानक महसूस किया कि सब कुछ इसके लायक था। अनन्या शर्मा के बोलने के बाद भी वह कमरे में देखते रहे और अर्जुन सक्सेना के साथ योजना बनाते रहे। अर्जुन सक्सेना, मुझे लगता है कि लिविंग रूम में सोफे की दीवार थोड़ी खाली है। चलो कुछ प्यारी पेंटिंग्स खरीद कर टांगते हैं, अच्छा है। अर्जुन सक्सेना, डाइनिंग टेबल और स्टूल के कोने थोड़े नुकीले नहीं हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वे इधर उधर घूम सकते हैं और गलती से उन्हें चोट लग सकती है। चलो बाद में कुछ सिलिकॉन बम्पर स्टिकर खरीदते हैं, अच्छा है। अर्जुन सक्सेना, जब बच्चा घुटनों के बल चलना सीख जाता है तो उसे सॉकेट को बकल करना अच्छा लगता है। चलो कुछ प्लग होल सेफ्टी प्लग खरीदते हैं और अप्रयुक्त सॉकेट होल को प्लग करते हैं, अच्छा है। अर्जुन सक्सेना, उसे धीरे धीरे अपने नए घर की योजना बनाते देख अर्जुन सक्सेना चेहरे पर प्रसन्न मुस्कान लिए उसके पीछे पीछे चल रहा था। ये बहुत नया और अद्भुत लगता है। इस तरह 5 सदस्यों वाले परिवार का नया जीवन शुरू हुआ। शाम को अर्जुन सक्सेना ने हमेशा की तरह प्रसव पूर्व भोजन बनाया। हालांकि अनन्या शर्मा पहले ही बच्चे को जन्म दे चुकी थी, लेकिन स्तनपान के दौरान आहार हल्का और पौष्टिक होना चाहिए था, इसलिए अर्जुन सक्सेना ने उसके लिए दिन में 5 बार भोजन बनाना जारी रखा। खाने के बाद अनन्या शर्मा ने कमरे में मौजूद तीनों छोटे बच्चों को खाना खिलाया और फिर बाहर आकर बोली, अर्जुन सक्सेना, मैं रसोई साफ कर दूं। अब चूंकि वह एकांतवास केंद्र में नहीं है और घर के काम में मदद करने वाला कोई नहीं है, इसलिए वह अर्जुन सक्सेना के साथ मिलकर काम का बोझ बांटना चाहती है।
लेकिन अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, आप कमरे में जाकर आराम करें। अनन्या शर्मा ने कुछ देर तक जिद की, लेकिन अर्जुन सक्सेना का रवैया सख्त था। अंत में वह बच्चों की देखभाल करने के लिए बेडरूम में वापस जा सकी। रात में अनन्या शर्मा 3 बच्चों के साथ मास्टर बेडरूम में सोती थी और अर्जुन सक्सेना सामने वाले दूसरे बेडरूम में रहते थे। रात के 1 बजे के बाद अनन्या शर्मा की नींद अचानक किसी बच्चे के रोने की आवाज़ से खुल गई। वह जल्दी से उठी और जागे हुए सैम्बो को गोद में उठा लिया। अनन्या शर्मा ने सबसे पहले सांबाओ के डायपर की जांच की और पाया कि उसमें से बदबू नहीं आ रही थी और उसने ज़्यादा पेशाब भी नहीं किया था, इसलिए उसे भूख लगी होगी। इसलिए वह केशिन को स्तनपान कराने के लिए अपनी आंखें आधी बंद करके बिस्तर के किनारे लेट गई। थोड़ी देर तक दूध पिलाने के बाद एक और रोने की आवाज़ आई और दाबाओ भी जाग गया। उसके बाद एरबाओ भी जाग गया। तीनों बच्चों को रोता देख अनन्या शर्मा की गोद में मौजूद केशिन दूध पी रही थी और दूध छीनते ही वह आंखें बंद कर रोने लगी। अनन्या शर्मा को इसकी कोई परवाह नहीं थी, इसलिए वह दरवाजे की ओर मुड़ा और चिल्लाया, अर्जुन सक्सेना, अर्जुन सक्सेना। दरवाजे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, लेकिन कमरे में बच्चे और अधिक रो रहे थे। अनन्या शर्मा के पास कोई विकल्प नहीं था, सिवाय इसके कि वह बिस्तर के पास रखा मोबाइल उठाकर अर्जुन सक्सेना को कॉल करे। जब फोन दूसरी बार बजा तो कॉल कनेक्ट हो गई। अरे अनन्या, क्या बात है? अर्जुन सक्सेना तो फोन पर ही जाग गया था। अर्जुन सक्सेना, सभी बच्चे जाग गए हैं, मैं अकेले ये सब नहीं देख सकती, क्या आप आकर मेरी मदद कर सकते हैं? अर्जुन सक्सेना ने फोन नहीं काटा, बल्कि कुछ सेकंड बाद दरवाजा खटखटाया और अंदर आ गए। दोनों ने मौन सहयोग किया। अनन्या शर्मा ने मुड़कर संबाओ को स्तनपान कराना जारी रखा, जबकि अर्जुन सक्सेना ने आरव और अनन्या के डायपर की जांच की। आरव से बदबू आ रही है, आन्या शायद जाग गई है, मैं पहले आरव को डायपर बदलने ले जाऊंगी। अर्जुन सक्सेना अपने बेटे के साथ बाहर गए थे और जब वे वापस आए तो संबाओ और आन्या दूध पीकर बड़े बिस्तर पर खेलने के लिए लेट गए थे। अध्याय 44, खंड 1। शिशुओं के लिए अनन्या शर्मा आरव को स्तनपान कराती रहीं, जबकि अर्जुन सक्सेना अपनी दोनों बेटियों को चिढ़ाते रहे। कमरे का ध्वनि इंसुलेशन बहुत अच्छा लगता है। जब बच्चे रोते हैं तो मैं उन्हें कमरे में बिल्कुल नहीं सुन सकता। बाद में मैं दरवाज़ा खोलकर सोता हूँ और बेडरूम का दरवाज़ा बंद नहीं होता है, इसलिए जैसे ही बच्चे जागते हैं मैं उन्हें सुन सकता हूँ। अनन्या शर्मा ने सिर हिलाया। आन्या और रिया, जो पेट से भरी हुई थीं, उस समय बहुत सक्रिय थीं और अर्जुन सक्सेना के साथ खेलने के लिए अपनी छोटी मुट्ठियां हिला रही थीं। अर्जुन सक्सेना ने अपनी बेटियों के मनमोहक रूप को देखा और उनके साथ खेलने के लिए अपनी मुट्ठियां भी उठाईं। आन्या, रिया, क्या तुम अपने पिता के साथ 2 बार अभ्यास करने जा रही हो? जब नन्हे बच्चों ने अर्जुन सक्सेना की आवाज़ सुनी तो उनके नन्हे हाथ और भी जोर से चलने लगे। डिंग, मेजबान और शिशुओं को मधुर मुक्केबाजी बातचीत को पूरा करने, मेजबान के प्राथमिक लड़ाई कौशल को पुरस्कृत करने और विशेष बलों के स्तर से परे कौशल प्राप्त करने के लिए इसे सक्रिय करने के लिए बधाई। अर्जुन सक्सेना ने अपनी बेटियों की छोटी गुलाबी मुट्ठियों को देखा और उनकी आंखें अचानक चमक उठीं। बच्चों के साथ मधुरता से लड़ते हुए आप ऐसे युद्ध कौशल प्राप्त कर सकते हैं जो विशेष बलों से भी बेहतर हैं, जो कि बहुत अच्छा है। इस कौशल के साथ भविष्य में शिशुओं और उनकी माताओं की सुरक्षा करना आसान हो जाएगा। कौशल सक्रिय करें। केवल 2 सेकंड में अर्जुन सक्सेना ने अपने शरीर में स्पष्ट रूप से परिवर्तन महसूस किया। उसकी भुजाएं तुरंत मजबूत लगने लगीं और उसकी मांसपेशियों की बनावट उसके पजामे की आस्तीन तक पहुंच गई। कमर और पेट भी मजबूत हो गए हैं और वह भी अभी उठा है, लेकिन अब वह ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करता है और उसके शरीर में अंतहीन शक्ति लगती है। अनन्या शर्मा ने आरव को स्तनपान कराने के बाद अपने कपड़े ठीक किए और पलटी। जैसे ही उसने अर्जुन सक्सेना को देखा, वह थोड़ा चौंक गई। क्या यह उसका भ्रम है? ऐसा क्यों लगता है कि अर्जुन सक्सेना अचानक से मजबूत हो गया है? नए घर में शिफ्ट होने की पहली रात को अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा रात में 3 बार उठे। सुबह अनन्या शर्मा अभी भी सो रही थी, लेकिन अर्जुन सक्सेना जल्दी उठ गए। पिछली रात वह सिर्फ 4 घंटे ही सोए थे और नींद भी बीच बीच में आती रही, लेकिन अर्जुन सक्सेना बिल्कुल भी थके हुए नहीं थे, बल्कि ऊर्जा से भरे हुए थे। युद्ध कौशल को सक्रिय करने से उनकी शारीरिक फिटनेस एक पल में ही काफी ऊपर पहुंच गई। अनन्या शर्मा 9 बजे उठ गईं, लेकिन जब वह उठी तो उन्हें बच्चे नहीं दिखे। पालना खाली था। वह तुरंत उठी, जल्दी से नहाए और लिविंग रूम में आ गई। पाया गया कि तीनों बेबी स्ट्रॉलर लिविंग रूम की बड़ी बालकनी और कमरे के जंक्शन एरिया में बड़े करीने से रखे हुए थे। अर्जुन सक्सेना स्ट्रॉलर के बगल में एक छोटी कुर्सी पर बैठे थे। जाग रही हो? अर्जुन सक्सेना ने आवाज़ सुनी और उसकी ओर देखा। अनन्या शर्मा ने सिर हिलाया और जब वह पास गए तो उन्होंने पाया कि तीनों छोटे बच्चे जाग रहे थे।
चबा रहे थे और अपने हाथों में अर्जुन सक्सेना द्वारा बनाए गए लकड़ी के नक्काशी वाले खिलौनों के साथ खेल रहे थे। उनके ऊपरी शरीर घुमक्कड़ गाड़ी की छत की छाया से ढके हुए थे और केवल उनके छोटे पैर और पिंडलियां ही सुबह की गर्म धूप से ढकी हुई थीं। अर्जुन सक्सेना, क्या आप बच्चों के लिए धूप सेंक रहे हैं? अनन्या शर्मा ने पूछा। वैसे तो बच्चों के लिए धूप में ज्यादा रहना अच्छा है, लेकिन नवजात शिशु धूप के संपर्क में आने के मामले में ज्यादा सावधान रहते हैं और उन्हें समय की सख्त जरूरत होती है। सबसे उपयुक्त समय सुबह 9 बजे से 10 बजे तक है। इसे कांच से अलग नहीं किया जा सकता है और कांच सूरज की रोशनी को अपवर्तित कर देगा। कुछ जरूरी तत्व हैं और उन्हें इसकी थोड़ी आदत डालनी होगी। पहले अपने छोटे पैरों और टांगों में धूप सेंकें। अर्जुन सक्सेना ने उन्हें लोकप्रिय विज्ञान पर व्याख्यान दिया और अनन्या शर्मा ने ध्यानपूर्वक सुना। ये सुनने के बाद अनन्या शर्मा मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी और बोली, जाहिर है कि एकांतवास केंद्र में चाइल्ड केयर क्लास में ही लेती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आप मुझसे ज्यादा पेशेवर हैं। अर्जुन सक्सेना ने कहा, बच्चों के पिता के रूप में मैंने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन बच्चों को बड़े होने की प्रक्रिया में अभी भी बहुत कुछ सीखना है। भविष्य में आइए धीरे धीरे सीखें और साथ मिलकर खोजें। ठीक है, अनन्या शर्मा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। दोपहर के समय अनन्या शर्मा ने खाना खाया ही था कि फोन बज उठा। प्रिया मेहता ने उसे एक व्हाट्सएप संदेश भेजा और रूममेट समूह आज वास्तव में बहुत जीवंत था। अनन्या शर्मा ने इसे देखा और पाया कि प्रिया मेहता और उनके रूममेट्स वास्तव में एक ही बात के बारे में बात कर रहे थे। प्रिया मेहता, अनन्या, क्या तुम एकांतवास केंद्र से घर आ गई हो? कल बाल दिवस है, मैं अपने धर्मपुत्रों और धर्मपुत्रियों से मिलना चाहती हूँ। प्रिया मेहता @अनन्या शर्मा, अनन्या, क्या आप व्यस्त हैं? क्या आप बच्चों का ख्याल रख रही हैं? कल 61वां बाल दिवस है, हमने बच्चों के लिए कुछ छोटे छोटे उपहार तैयार किए हैं, क्या इसे शिशुओं को दिया जा सकता है? रिया मेहता, अनन्या, क्या तुम अभी भी एकांतवास केंद्र में हो? हम तुमसे और बच्चों से मिलना चाहते हैं। ठीक है। सिमरन रेड्डी @अनन्या शर्मा, अगर सुविधा हो तो बच्चों को देखने चलें। मैं प्रिया मेहता से परेशान होने वाली हूँ। वह हर दिन बच्चों को देखने के लिए मचल रही है और उसने बच्चों के लिए बहुत सारे खिलौने भी खरीदे हैं। छात्रावास अब बच्चों का कमरा बनने वाला है। ये खबरें देखकर अनन्या शर्मा अपने मुंह का कोना थोड़ा ऊपर उठाए बिना नहीं रह सकी। कल 61 वर्ष हो जाएंगे। वह लगभग बाल दिवस भूल ही गई थी, क्योंकि वह कई वर्षों तक बच्ची नहीं थी। अब जबकि मैंने अपने बच्चे को जन्म दे दिया है और बच्चे बाल दिवस मनाने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अचानक बड़ी हो गई हूँ। ये बच्चे का पहला बाल दिवस है। अनन्या शर्मा ने मोबाइल फोन पकड़ लिया और तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। वह अर्जुन सक्सेना के पास गई और अर्जुन सक्सेना से चर्चा की। अर्जुन सक्सेना, कल 61वां बाल दिवस है। प्रिया और मेरे रूममेट्स ने अभी अभी संदेश भेजा है कि वे आकर बच्चों को देखना चाहते हैं और बच्चों के लिए छुट्टियां मनाना चाहते हैं, क्या ये ठीक है? अर्जुन सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें क्या गलत है? वे बच्चे को देखना चाहते हैं, कोई समस्या नहीं। कल बाल दिवस है, मैं मूल रूप से घर पर ही मनाना चाहता था। चूंकि बहुत सी आंटियां बच्चों को एक साथ मनाने में मदद करना चाहती हैं, इसलिए चलो गर्मजोशी से रहें। एक जीवंत कार्यक्रम हो। अनन्या शर्मा खुशी से मुस्कुराई। ठीक है, उसने तुरंत प्रिया मेहता और उसकी रूममेट्स को संदेश भेजा। अनन्या शर्मा, ठीक है, मैं आपको पता भेज दूंगी, आप कल आ जाए। रूममेट्स ने खूब बातचीत की, क्योंकि उन्हें पता था कि वे कल बच्चों को देखेंगे। प्रिया मेहता और रिया मेहता बहुत उत्साहित थीं। सिमरन रेड्डी ने ज्यादा बात नहीं की, लेकिन ये स्पष्ट था कि वह इसका इंतजार कर रही थी। प्रिया मेहता की ओर से जैसे ही उन्होंने पता देखा, उन्हें एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। प्रिया मेहता, क्या स्थिति है? अनन्या, क्या तुम बिल्डिंग 6 में नहीं रहती हो? अनन्या शर्मा, मैं शिफ्ट हो गई। अर्जुन सक्सेना को लगा कि पिछला घर थोड़ा छोटा था, इसलिए अपने बच्चों और मेरे वापस आने से पहले मैंने फिर से एक बड़ा घर किराए पर ले लिया। प्रिया मेहता, अर्जुन सक्सेना, आपका परिवार यह कर सकता है। पहले घर बहुत छोटा था, आपका परिवार वहां नहीं रह सकता। फिर मैं कल आपके नए घर पर जाऊंगी, बस आपका नया घर देखने के लिए। अगली सुबह अर्जुन सक्सेना ने नाश्ता बनाकर इंक्यूबेटर में रख दिया और सब्जियां खरीदने निकल गया। आज घर पर मेहमान हैं और उसे बच्चों की छुट्टियां मनानी हैं, इसलिए उसे खाने की मेज तो रखनी ही होगी। समुदाय के पास बड़े सुपरमार्केट और सब्जी बाजार हैं। चूंकि यह विश्वविद्यालय शहर के करीब है, इसलिए ये सार्वजनिक सुविधाएं बहुत पूर्ण हैं। अर्जुन सक्सेना के पास खाना बनाने का अच्छा हुनर है और उन्हें व्यंजनों के बारे में बहुत जानकारी है। सुबह के समय सब्जी मंडी में मिलने वाली सब्जियां सुपरमार्केट की तुलना में ज्यादा ताज़ी होती हैं और उनमें से कई सब्जियां उनके आसपास के बुजुर्गों द्वारा उगाई जाती हैं। असली हरा और सुरक्षित भोजन बच्चों और अनन्या शर्मा के लिए खाना है। बेशक सब्जी मंडी जाकर खुद ही चुनना बेहतर है।
समुदाय के बाहर झेंग फेयू ने अर्जुन सक्सेना को दरवाजे से बाहर आते देखा और तुरंत कार से उठ बैठा। अध्याय 45 अगर मैं लड़ूं तो मुझे तुमसे डर लगेगा। उस रात स्कूल में अर्जुन सक्सेना को अनन्या शर्मा को ले जाते हुए देखना और अनन्या शर्मा के रूममेट्स को ये कहते हुए सुनना कि वे पहले भी साथ रह चुके हैं, झेंग फेयू बहुत परेशान था। वह इस बात की पुष्टि करना चाहता था और पता लगाना चाहता था कि अर्जुन सक्सेना कौन था। इसलिए उन्होंने अगले कुछ दिन विश्वविद्यालय के पास के समुदाय में रहने के स्थान के बारे में पूछताछ में बिताए और अंततः कल रात उन्हें खबर मिली कि अर्जुन सक्सेना यहीं रहते हैं। अर्जुन सक्सेना को देखने वाले व्यक्ति ने उसे बताया कि अर्जुन सक्सेना के घर की बालकनी पर महिलाओं के कपड़े रखे हुए हैं। जब झेंग फेयू ने यह खबर सुनी तो उसने एस्ट्रे को वहीं तोड़ दिया। अर्जुन सक्सेना सचमुच अपनी देवी के साथ रहते थे। झेंग फेयू को पूरी रात ठीक से नींद नहीं आई थी और करवटें बदलने के बाद भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ खो गया। अच्छा दिखने और रोल्स रॉयस रखने के अलावा अर्जुन सक्सेना में और क्या खास बात है? वह इस सांस को नहीं ले सकता था और उसे स्वयं ही इसका पता लगाना होगा। अर्जुन सक्सेना को बाहर जाते देख वह तुरंत कार से उतरा, फोन किया और उसके पीछे चला गया। अर्जुन सक्सेना, जो युद्ध कौशल में माहिर है, ने तुरंत देखा कि उसके पीछे एक दुम है और उसका चेहरा गंभीर हो गया। वह सड़क के उस पार सब्जी मंडी जा रहा था, लेकिन कुछ सोचने के बाद वह सीधे निर्माणाधीन रास्ते पर मुड़ गया। ये बड़ी सड़क नवनिर्मित है जिसके दोनों ओर निर्माण क्षेत्र हैं और सड़क का अंत भी सील कर दिया गया है, इसलिए यह एक मृत अंत के बराबर है और सामान्य समय में शायद ही कोई कार या लोग आते हैं। जब झेंग फेयू ने अर्जुन सक्सेना को यहाँ प्रवेश करते देखा तो वह तुरंत व्यंग्य करते हुए बोला, हाँ, अपना रास्ता खुद तलाशो। जैसे जैसे अर्जुन सक्सेना अंदर आते गए, दोनों पक्षों के बीच शांति बढ़ती गई। केवल निर्माण स्थल पर खड़ी बड़ी क्रेन की आवाज सुनाई दे रही थी और जब उसके पीछे के लोग यहाँ पहुंचे तो वे स्वाभाविक रूप से उग्र हो गए, यह महसूस करते हुए कि उसके कदम उससे केवल 5 या 6 मीटर की दूरी पर थे। अर्जुन सक्सेना ने अपना सिर घुमाया और सीधे झेंग फेयू का सामना किया। एक नज़र देखने के बाद ही अर्जुन सक्सेना को याद आ गया कि यह व्यक्ति सीनियर झेंग फेयू था जो अनन्या शर्मा को पसंद करता था। झेंग फेयू के पीछे 4 या 5 लंबे लड़के थे। समूह ने अर्जुन सक्सेना को अहंकार से देखा और कुछ ने जानबूझकर अपनी मुट्ठियां उठाईं जिससे वे चटचटाने लगे। अकेले उनका सामना करते हुए अर्जुन सक्सेना ने अपनी आभा में कोई कमजोरी नहीं दिखाई और उनकी तीखी निगाहों ने विपरीत दिशा में खड़े झेंग फेयू को भी थोड़ा असहज कर दिया। इतने सारे लोगों द्वारा रोके जाने के बावजूद अर्जुन सक्सेना को डर नहीं लग रहा। झेंग फेयू ने देखा कि अर्जुन सक्सेना चुप हो गया था और उसका पूरा शरीर अभी भी एक मजबूत आभा उत्सर्जित कर रहा था और उसका दिल अचानक अधिक से अधिक दुखी हो गया। इसलिए उसने पूछने की पहल की, अनन्या शर्मा के साथ आपका क्या रिश्ता है? अर्जुन सक्सेना अभी भी सोच रहा था कि उसका पीछा कौन करेगा, लेकिन जब उसने झेंग फेयू को देखा तो उसे थोड़ा उबाऊ लगा। वह सिर्फ एक उग्र प्रेमी है। अनन्या शर्मा ने कहा कि उन्हें ये पसंद नहीं आया और स्वाभाविक रूप से उन्होंने झेंग फेयू को गंभीरता से नहीं लिया। अर्जुन सक्सेना समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे और उन्होंने सीधे वहां से निकलने की योजना बनाई। अर्जुन सक्सेना की बेरुखी ने झेंग फेयू को पिछली बार की याद दिला दी जब उसे स्कूल में नजरअंदाज किया गया था। वह तुरंत क्रोधित हो गया और उसने अर्जुन सक्सेना को सीधे रोक दिया, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? उसके पीछे खड़े कई लोगों ने उसे घेर लिया और सड़क को अवरुद्ध कर दिया। अर्जुन सक्सेना ने अपना सिर उठाया, झेंग फेयू को तीखी निगाहों से देखा और आक्रामक स्वर में कहा, रास्ते से हट जाओ। बेशक झेंग फेयू ने इनकार कर दिया और उन्होंने पूछना जारी रखा, मैं आपसे पूछता हूँ, अनन्या शर्मा के साथ आपका क्या रिश्ता है? अर्जुन सक्सेना मुस्कुराया, लेकिन उसके चारों ओर तिरस्कारपूर्ण माहौल और मजबूत हो गया, जिससे झेंग फेयू और उसके पीछे खड़े बड़े लड़के थोड़ा चिंतित हो गए। अनन्या शर्मा मेरी पत्नी है। जब झेंग फेयू ने ये वाक्य सुना तो वह क्रोधित हो गया और दहाड़ते हुए बोला, बीवी, आइबा, मैं तुम्हें अनन्या शर्मा से दूर रहने की सलाह देता हूँ। तुम क्या हो? मुझे आदेश देने की हिम्मत कैसे हुई? अर्जुन सक्सेना ने व्यंग्य किया। झेंग फेयू ने अचानक अपनी मुट्ठी उठाई और चिल्लाया, इस बार। उसने अर्जुन सक्सेना की ओर पुकारा। अर्जुन सक्सेना की आंखें सिकुड़ गईं और वह मुक्का से बचते हुए चतुराई से आगे बढ़ा और उसी समय उसके दाहिने हाथ की मुट्ठी भी बाहर निकली जो झेंग फेयू के चेहरे पर जोरदार प्रहार कर रही थी। झेंग फेयू को सीधे जमीन पर गिरा दिया गया। उसने मुंह से खून थूका और सदमे में अर्जुन सक्सेना को देखा जो उसके सामने सुरक्षित खड़ा था। अर्जुन सक्सेना का कौशल बहुत अच्छा है। सौभाग्यवश वह अच्छी तरह से तैयार था और अपने साथ कुछ भाइयों को भी लाया था। नाटक देखना बंद करो, मेरे लिए उससे संपर्क करो। उसने बहुत अनैतिक तरीके से एक गिरोह की लड़ाई शुरू कर दी है। अर्जुन सक्सेना ने व्यंग्य किया और पूरा व्यक्ति उत्साहित हो गया।
परसों रात उसने अपने प्राथमिक युद्ध कौशल को सक्रिय किया। सिस्टम ने कहा कि वह विशेष बलों जितना ही शक्तिशाली था। वह चिंतित था कि उसके पास अपने कौशल को आजमाने के लिए कोई जगह नहीं थी। अप्रत्याशित रूप से ये झेंग फेयू उसके दरवाजे पर आया। अब असली ताकत दिखाने का समय आ गया है। अर्जुन सक्सेना ने दोनों हाथों से मुट्ठियां भींच ली और कुशलता से 5 लोगों के बीच घूमने लगे। झेंग फेयू जल्द ही लड़ाई में शामिल हो गया। वे सभी स्कूल बास्केटबॉल टीम के सदस्य थे। वे मजबूत और शारीरिक रूप से मजबूत थे, लेकिन आखिरकार वे प्रशिक्षक नहीं थे। अर्जुन सक्सेना अलग हैं। उनमें ताकत और हुनर दोनों है। उनका हर मुक्का निशाने पर लगता है और वह सीधे चेहरे पर मुक्का मारते हैं। पैर और भी निर्दयी थे। एक तेज पैर ने उन 2 लड़कों को झकझोर दिया जो जमीन पर गिर पड़े। अगले ही पल बारिश जैसी मुट्ठियों ने तेजी से हमला किया। उनके चेहरे पर 6 या 7 घूंसे मारे, उनके पीछे लड़कों का इंतजार करते हुए। वह आदमी तेजी से आगे बढ़ा। उसने हमले से बचने के लिए एक बढ़िया कलाबाजी की और साथ ही झेंग फेयू को लात मारी, जो 2 मीटर दूर भाग गया था। 3 मिनट से भी कम समय में विपरीत पक्ष के 6 लोगों को पीट पीट कर जमीन पर गिरा दिया गया। सभी के चेहरे रंगे हुए थे और वे जमीन पर तरह तरह की घबराहट के साथ लेटे हुए थे। और अर्जुन सक्सेना, जो बीच में सुरक्षित खड़ा था, उनकी ओर देखते हुए बोला, क्या आपने सेवा की है? बेशक झेंग फेयू ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वह जानता था कि वह अर्जुन सक्सेना को नहीं हरा सकता और न ही ये भाई, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और तुरंत अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और फ़ोन किया। भाई लांग, अपने भाइयों को यहाँ लाओ और किसी को ढूंढने में मेरी मदद करो। उनकी बातें सुनकर अर्जुन सक्सेना ने शांतिपूर्वक उनके शरीर पर लगी राख को थपथपाया तथा ऐसा व्यवहार किया जैसे कि उन्होंने उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया हो। झेंग फेयू बहुत परेशान था। उसने मुंह भर खून थूका और जोर से कहा, चलो बेशियांग जी। अर्जुन सक्सेना ने सिगरेट जलाए और उसे पीने लगे। तभी उन्हें अचानक याद आया कि उनके घर में बच्चा है और वह धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने सिगरेट पिए बिना ही उसे फेंक दिया। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। इस तरह की बात एक बार में हल नहीं होती, भविष्य में परेशानियां आएंगी। इस तरह के व्यक्ति को तुरंत पीटा जाना चाहिए। तो वह यहाँ इंतजार कर रहा है। 5 मिनट बाद काले जैकेट पहने पुरुषों का एक समूह इस तरफ आया। इस समय झेंग फेयू और अन्य लोग पहले से ही एक दूसरे का समर्थन करते हुए खड़े थे। अभी 5 मिनट में उनमें से किसी ने भी अर्जुन सक्सेना को छूने की हिम्मत नहीं की और वे एक एक करके कोने में सिमट गए। अगर झेंग फेयू ने उन्हें अपनी आंखों से चेतावनी नहीं दी होती तो वे भाग जाते। ये देखकर कि सुदृढ़ीकरण आ गया है, झेंग फेयू ने तुरंत दर्द सहन किया और दौड़ पड़ा। भाई लांग, ब्रदर लॉन्ग नाम का यह आदमी 30 साल का लग रहा था। उसकी पीठ बड़ी थी और उसने काले रंग की जैकेट पहन रखी थी, जिसकी आस्तीन पर 4 अक्षर कढ़ाई किए हुए थे, झेंगवू दाओगवान। झेंग फेयू को इस तरह देखकर वांग दालोंग भौहें सिकुड़ने से खुद को रोक नहीं सका। ये कैसे हुआ? अध्याय 46। सर, हम गलत थे, यह माफी है। झेंग फेयू ने तुरंत अर्जुन सक्सेना की ओर इशारा करते हुए कहा, ये वही बच्चा है जिसने मेरे भाइयों और मुझे पीटा था। भाई लॉन्ग, इसका ख्याल रखना। वांग दालोंग ने अर्जुन सक्सेना को देखा। उसने एक मार्शल आर्ट हॉल खोला था और मार्शल आर्ट का अभ्यास करने वालों की सांसों के प्रति बहुत संवेदनशील था। वह झेंग फेयू जैसे लापरवाह आदमी से अलग था। वह जानता था कि मार्शल आर्ट में उतार चढ़ाव होते हैं। कुशल लोगों का स्वभाव अलग अलग होता है। और जब उन्होंने अर्जुन सक्सेना को देखा तो वे तुरंत स्तब्ध रह गए। अर्जुन सक्सेना के शरीर से निकलती सांसें उसे बता रही थीं कि वह एक मास्टर है और उसे उकसाया नहीं जा सकता। वांग दालोंग को यह एहसास हुआ और उसका चेहरा तुरंत बदल गया। उन्होंने झेंग फेयू को एक तरफ इशारा किया और सिचुआन ओपेरा जैसी मुस्कान के साथ अर्जुन सक्सेना की ओर चल दिए। उसने अर्जुन सक्सेना से चापलूसी भरे चेहरे से कहा, सर, आपके अधीन जो भाई हैं वे अज्ञानी और अपमानित हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अपना हाथ ऊपर करके उन्हें जाने देंगे। वांग दालोंग ने अपनी बात समाप्त करने के बाद सिगरेट देने की पहल की, थोड़ा नीचे झुका और लाइटर पकड़ लिया ताकि वह खुद अर्जुन सक्सेना को जला सके। लेकिन अर्जुन सक्सेना ने कोई जवाब नहीं दिया। वांग दालोंग का चेहरा थोड़ा ठंडा पड़ गया। उसने अर्जुन सक्सेना को घेरने वाले लड़कों को लात मारी और डांटा, आंखें नहीं हैं। सभ्य समाज है और तुम फिर भी ऐसी हरकतें करते हो। लोगों ने शिकायत की थी कि तुम अंडरवर्ल्ड में शामिल हो, तुम बस बयूरों में रहो। फिर उसने अपनी बात जारी रखते हुए अर्जुन सक्सेना से कहा, सर, दरअसल ये बच्चे इसी महीने हमारे मार्शल आर्ट हॉल में आए हैं और इन्हें नियम नहीं पता। मैं वापस जाकर इन्हें सबक सिखाऊंगा। आज की बात है, मैं इनके लिए इनका पालन करूंगा। आप माफ़ी मांगिए। ये 200,000 रुपये हमारे मार्शल आर्ट हॉल की माफ़ी है, कृपया इसे स्वीकार करें सर।
ये कहते हुए उसने अपना दाहिना हाथ घुमाया। हालांकि नीचे खड़े लोग स्थिति को समझ नहीं पाए, लेकिन वे जल्दी से उस बैग को लेकर भागे जिसमें उन्हें अभी अभी मिली ट्यूशन फीस थी। वांग दालोंग ने आदरपूर्वक बैग अर्जुन सक्सेना को सौंप दिया। अर्जुन सक्सेना ने उसकी ओर देखा और कोई जवाब नहीं दिया। उसने पैसे लिए और जबरन वसूली की शिकायत दर्ज करा दी। अर्जुन सक्सेना बेवकूफ़ नहीं था। वांग दालोंग ने अचानक अपना माथा थपथपाया और कहा, सर, मुझे नियम समझ में नहीं आ रहे हैं। मैं अब एक नोट लिखूंगा जिससे ये साबित हो जाएगा कि 200,000 रुपये श्रीमान से मेरी कठोर माफ़ी है। जैसे ही उसने ये कहा, वांग दालोंग ने अपने नौकर को फिर से लात मारी और डांटा, जल्दी मत करो और कलम और कागज़ ले आओ। नौकर ने मुंह बनाया। मैं जल्दी से कार की तरफ गया और कलम और कागज़ लिया। झेंग फेयू ने अविश्वास से ये दृश्य देखा। भाई लॉन्ग, आप क्या कर रहे हैं? उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वांग दालोंग के आने के बाद न केवल उसने उसे वापस आने में मदद नहीं की, बल्कि वह अर्जुन सक्सेना को खुश करना चाहता था और यहाँ तक कि अर्जुन सक्सेना से पैसे भी हारना चाहता था। और यह साबित करने के लिए एक नोट लिखें कि यह एक माफ़ी है। इसे बहुत सम्मानपूर्वक करो। आप क्या कर रहे हो? उनकी नज़र में मार्शल आर्ट हॉल के क्यूरेटर वांग दालोंग एक अथाह मास्टर हैं, लेकिन वांग दालोंग को अर्जुन सक्सेना से डर क्यों लगता है? भाई लॉन्ग ने झेंग फेयू को देखा और डांटा, अगर यह आपके पिता के चेहरे के लिए नहीं होता तो मैं वास्तव में आपको लात मारना चाहता था। आओ और उन्हें ले जाओ। तुरंत ही झेंग फेयू को नीचे खींच लिया गया और उसे बोलने से रोकने के लिए उसका मुंह ढक दिया गया। जो कर्मचारी कलम और कागज़ लेने गया था वह वापस आया और वांग दालोंग ने तुरंत कागज़ पर लिख दिया कि 200,000 रुपये उनके झेंगबू दाओगुआन की ओर से अर्जुन सक्सेना के लिए एक माफ़ीनामा है। और वांग दालोंग ने हस्ताक्षर पर अपने हाथ की छाप भी लगाए। फिर आदरपूर्वक वह कागज़ अर्जुन सक्सेना को सौंप दिया। अर्जुन सक्सेना ने उसकी ओर देखा और यह होने जा रहा है। अपनी पत्नी और बच्चों के लिए खाना खरीदने और खाना बनाने में देरी करते हुए उन्होंने माफ़ी के तौर पर 200,000 रुपये अदा किए, जो कि बमुश्किल स्वीकार्य था। पैसे लेने के बाद अर्जुन सक्सेना ने ठंडी नाक से कहा, इस बार मैं तुमसे झंझट नहीं करूंगा। अगली बार नहीं करूंगा। अब चूंकि उसे अपनी पत्नी और बच्चों की देखभाल करनी है, इसलिए उसके पास इन लोगों से शिकायत करने का समय नहीं है। बड़ी चीज़ें छोटी चीज़ों में बदल जाती हैं। हाँ, अगली बार ऐसा कभी नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ। वांग दालोंग ने तुरंत अपना शरीर झुकाया और चापलूसी से कहा। इसके बाद उन्होंने तुरंत अपने भाइयों को बीच सड़क से हटने को कहा और अर्जुन सक्सेना से आदरपूर्वक कहा, आपकी इतनी बड़ी संख्या के लिए धन्यवाद। अर्जुन सक्सेना ने अपने कपड़ों के किनारे थपथपाए और अपनी लंबी टांगों से सड़क से बाहर निकल गया। पहले बैंक जाकर पैसे बचाओ, फिर सब्जी खरीदने सब्जी मंडी जाओ, सब्जी खरीद कर घर जाओ, अभी मेहमान नहीं आए हैं। अनन्या शर्मा बच्चों के लिए धूप सेकने ही गई थी, लेकिन धूप बहुत तेज थी, इसलिए उसने बच्चों को वापस कमरे में भेज दिया। जब वह बाहर आया तो अर्जुन सक्सेना दोपहर के भोजन के लिए सामग्री तैयार कर रहा था। अनन्या शर्मा उसके हाथ धोकर मदद करने के लिए आई, लेकिन इससे पहले कि उसका हाथ शियाओ किंगकाई को छूता, अर्जुन सक्सेना ने उसे पकड़ लिया। अपने हाथ मत छुओ, मैं ये कर लूँगा। चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, आज बहुत सारे लोग हैं, तुम खुद ही थक जाओगी। अनन्या शर्मा ने सोचते हुए कहा। अर्जुन सक्सेना ने गीले हाथों से उसका चेहरा दबाया, जिससे ठंडे पानी का दाग पड़ गया। स्नेहपूर्वक कहा, नहीं, यद्यपि तुम प्रसव पीड़ा से मुक्त हो, लेकिन प्रसव एक बड़ी घटना है। बेहतर है कि तुम अधिक समय तक आराम करो। ठंडा पानी बाद में छुआ जाएगा। तुम आराम करो और मैं इसका ध्यान रखूंगा। अनन्या शर्मा वास्तव में उसका विरोध नहीं कर सका, इसलिए वह केवल खड़ा हो सका, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसने अपनी आंख के कोने से अर्जुन सक्सेना की सफ़ेद टी शर्ट के हेम पर एक चमकदार खून का धब्बा देखा। वह अचानक भौचक्की होकर चिंतित होकर बोली, अर्जुन सक्सेना, क्या तुम्हें खून आ रहा है? अर्जुन सक्सेना ने उसकी निगाह का अनुसरण किया और खून का धब्बा देखा। अनन्या शर्मा के चिंतित चेहरे को देखकर अर्जुन सक्सेना ने तुरंत समझाया, डरो मत, यह मेरा खून नहीं है। आज किराने की खरीदारी करने के लिए रास्ते में कुछ बदमाशों से सामना हुआ। मैंने उन्हें सबक सिखाया, ये खून उन्हीं बदमाशों का है। अर्जुन सक्सेना का स्पष्टीकरण सुनने के बाद भी अनन्या शर्मा की भौहें नहीं खींची। बहुत से बदमाश हैं, तुमने उनसे अकेले ही निपटा, क्या तुम्हें वाकई चोट नहीं लगी? नहीं, मैं जांचना चाहता हूँ। अर्जुन सक्सेना हंसते हुए खड़े हुए और बोले, अच्छा, आप इसकी जांच कैसे करेंगे? अनन्या शर्मा ने सावधानी से उसके खून से सने कपड़ों का किनारा हटाया। अर्जुन सक्सेना की कमर और पेट पर कांस्य रंग की त्वचा और मजबूत मांसपेशियां देखकर उसकी आंखें जलने लगीं और वह अनजाने में सिकुड़ गई। लेकिन ये सोचकर कि अर्जुन सक्सेना घायल हो सकता है, उसने साहस जुटाकर उधर देखा। बिल्कुल ठीक है,
देखो, मुझे कोई घाव नहीं है, अर्जुन सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा। अनन्या शर्मा अभी भी चिंतित थीं और उन्होंने पूछा, अन्य स्थानों के बारे में क्या? अर्जुन सक्सेना ने जब उसे देखा तो वह अभी भी चिंतित था, इसलिए उसने अपने हाथ खींच लिए और अपनी शर्ट की छोटी आस्तीन उतार दी। अनन्या शर्मा की पुतलियां उनके सामने प्रदर्शित कांस्य प्रतिमा को देखकर कांप उठीं। अर्जुन सक्सेना का फिगर बहुत अच्छा है। वह आमतौर पर कपड़ों में काफी पतले दिखते हैं। कपड़े उतारने के बाद अनन्या शर्मा ने पाया कि अर्जुन सक्सेना का फिगर एकदम सही है। यह एक आदर्श आकृति है जिसे ठीक से पतला, नग्न और मांसल बनाया गया है। मजबूत छाती की मांसपेशियां, अच्छी बनावट वाले 8 पैक एब्स कमरबंद तक फैले हुए हैं और हर हिस्सा लगभग सही और शक्ति से भरा दिखता है। अनन्या शर्मा को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके दिल में आग लगा दी गई हो, जिससे उन्हें चक्कर आने लगा। लेकिन वह ये नहीं भूली कि वह क्या करने जा रही थी। वह खुद को समझाती रही, अनन्या शर्मा, जागती रहो, तुम ये देखना चाहती हो कि अर्जुन सक्सेना घायल तो नहीं है। सुंदरता से मूर्ख मत बनो। आओ अनन्या शर्मा, तुम निडर होकर इसकी जांच कर सकती हो। अध्याय 47। 3 बच्चों को नहलाना। अनन्या शर्मा ने हल्की सांस छोड़ते हुए खुद को इस बारे में न सोचने पर मजबूर किया और अर्जुन सक्सेना के शरीर की जांच करने पर ध्यान केंद्रित किया। उसकी त्वचा स्वस्थ गेहूं के रंग की है, लेकिन बनावट बहुत अच्छी, चिकनी और लोचदार है। लोग मदद नहीं कर सकते हैं लेकिन इसे छूना चाहते हैं और स्पर्श की कोशिश करना चाहते हैं। यह महसूस करते हुए कि वह टेढ़ी सोच रहा था, अनन्या शर्मा ने तुरंत अपनी नज़र हटा ली। अर्जुन सक्सेना ने देखा कि उसके गाल लाल हो गए हैं और बोला, क्या तुम अपनी पैंट उतारना चाहोगी? अपने पैर चेक करो। बोलने के बाद अनन्या शर्मा की प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना उन्होंने अपनी पैंट उतार दी। 2 पतले पैर शक्ति से भरे दिखते हैं। अभी भी थोड़ी जगह बची है, क्या तुम उसे भी चेक करना चाहोगे? अर्जुन सक्सेना ने अपना आखिरी अंडरवियर उतारने का इशारा करते हुए कहा। अनन्या शर्मा जल्दी से पलटी और शर्मिंदगी से लाल चेहरे के साथ चिल्लाए, बस बहुत हो गया, मुझे विश्वास है कि आप ठीक हैं। जल्दी से कपड़े पहन लो। मैं बच्चों को नहलाने जा रही हूँ। अनन्या शर्मा की बात खत्म होते ही वह बिना पीछे देखे भाग गई। उसकी शर्मीली पीठ को देखकर अर्जुन सक्सेना अपनी हंसी रोक नहीं सका और उसने फिर से अपने कपड़े और पैंट पहन लिए। अनन्या शर्मा कमरे में वापस लौटी और दरवाजे के पैनल से पीठ टिकाकर कुछ गहरी सांसें लीं। यह इतना गर्म है कि वह लगभग आग पर है। अनन्या शर्मा ने अपने दोनों हाथों से अपने गालों को पकड़ा और अर्जुन सक्सेना के अच्छे फिगर के बारे में सोचा। पेट की मजबूत मांसपेशियां और छाती की मांसपेशियां छूने पर बहुत अच्छी लगती होंगी। अनन्या शर्मा जितना अधिक इसके बारे में सोचती गई, वह उतनी ही अधिक गर्म होती गई। उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीं और अपना सिर हिला दिया। वह बिस्तर के पास चली गई और बिस्तर पर पड़े 3 छोटे खजानों को कुछ देर तक देखती रही, फिर अंततः शांत हो गई। चलो प्यारे, माँ तुम्हें नहलाने ले जाएगी। अनन्या शर्मा ने गाड़ी को धक्का दिया और बच्चों को बाथरूम तक ले गईं। बाहर का बाथरूम बहुत विशाल है, जिसमें बाथटब और बच्चों के लिए घुमक्कड़ की व्यवस्था है। तीनों घुमक्कड़ बाथरूम के दरवाजे पर खड़ी पंक्ति में खड़े हैं, ताकि जब वह नहाए तो आरव, आन्या और सांबाओ उसकी सुन्नता देख सकें और राहत महसूस कर सकें। पिछले 2 दिनों से अर्जुन सक्सेना बच्चों को नहला रहे हैं और यह पहली बार है जब अनन्या शर्मा ने ये काम स्वयं किया है। उसने उत्सुकता से गर्म हवा चालू की और मुड़ा हुआ बाथटब दूर रख दिया। देखा कि गर्म पानी थोड़ा बढ़ गया है और बाथरूम का तापमान भी बढ़ गया है। उसने आरव सक्सेना को गले लगाया और बच्चे के कपड़े उतार दिए। आन्या, रिया, माँ पहले मेरे भाई को नहला देंगी और मैं बाद में तुम्हारे पास आ जाऊंगा, बस थोड़ा इंतजार करो। दोनों बेटियां तो अपनी कार में आज्ञाकारी ढंग से लेटी रहीं, लेकिन बाथटब में बैठा आरव सक्सेना उत्पात मचाने लगा। नन्हा बच्चा धीरे धीरे नहाने के लिए अभ्यस्त हो गया है और जैसे ही वह पानी से बाहर निकला, वह खुशी से झूमने लगा। बाथरूम में पानी की छींटें पड़ने लगे। अनन्या शर्मा के उसे नहलाने से पहले ही उसके कपड़े गीले हो चुके थे। वह असहाय भाव से मुस्कुराए, आरव, अच्छा बनोहलान की। छोटे बच्चे को अपनी माँ की बात समझ में नहीं आए और वह खुशी खुशी खेलता रहा। बाथटब में अपने बेटे का खुशनुमा मुस्कुराता चेहरा देखकर अनन्या शर्मा कुछ भी दोष नहीं दे पाईं। अगर नहाते समय मेरा प्यारा सा बच्चा बहुत शरारती हो जाए तो मुझे क्या करना चाहिए? बेशक मैं उसे माफ कर देता हूं। अनन्या शर्मा ने आरव के शरीर को गीला किया, बेबी शॉवर जेल का इस्तेमाल किया, स्नान के फूलों के साथ घने फोम को रगड़ा और फिर छोटे लड़के के शरीर पर लगाया। ऐसा लग रहा था कि आरव को सफ़ेद बुलबुले पसंद नहीं आए और उसने उन्हें दोनों हाथों और पैरों से जोर जोर से उछाला। बुलबुले तुरंत ही उड़ गए और कुछ शरारती बुलबुले रिया और आन्या के शरीर पर उछले और दोनों अच्छे व्यवहार वाले छोटे बच्चे इतने डर गए कि वे फूट फूट कर रोने लगे। अर्जुन सक्सेना रसोई में अनन्या शर्मा के लिए नाश्ता तैयार कर रहे थे।
उन्हें बाथरूम में अपनी दोनों बेटियों के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने जल्दी से अपने हाथ में जो कुछ था उसे नीचे रखा, रोने की आवाज़ वाली जगह की ओर भागे और बाथरूम के दरवाजे पर आए, जहां उन्होंने देखा कि चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। घुमक्कड़ गाड़ी में बैठी दोनों बेटियों के हाथों और चेहरों पर सफ़ेद झाग था, जिसमें आंसू भी मिले हुए थे। बाथटब में लेटा आरव अभी भी उत्साह से अपने शरीर पर बुलबुले हिला रहा था। अनन्या शर्मा छोटे से स्टूल पर बैठी थी, उसके बाल और कपड़े गीले थे, और जब उसने उसे अंदर आते देखा तो उसने असहाय और लाचार भाव से अपना सिर उठाया। ये दृश्य देखकर अर्जुन सक्सेना अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उन्होंने अनन्या शर्मा को ऊपर खींचा, उसके शरीर को एक बड़े से बाथ टॉवल से लपेटा और कहा, अनन्या, क्या आप बच्चों को नहला रहे हैं या खुद नहा रहे हैं? मैं अनन्या शर्मा शर्म से तौलिया में सिकुड़ गई। इस बात से नाराज कि उसने गड़बड़ कर दी। ठीक है, इसे यहीं छोड़ो। तुम्हारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अब कमज़ोर हो गई है और तुम्हें सर्दी लगने का खतरा है। मास्टर बेडरूम के बाथरूम में जाकर गर्म पानी से नहा लो और साफ कपड़े पहन लो। अनन्या शर्मा ने एक बड़ा तौलिया लपेटा और नहाने के लिए मास्टर बेडरूम के बाथरूम में चली गई। जब वह नहाकर आई तो अर्जुन सक्सेना तीनों बच्चों को नहला चुका था। कमरे में एयर कंडीशनर चालू था और तीनों छोटे बच्चे डायपर पहने हुए बड़े बिस्तर पर नंगे लेटे हुए आनंद ले रहे थे। अर्जुन सक्सेना उन्हें मसाज दे रहे थे और अनन्या शर्मा उनके पास खड़ी होकर गंभीरता से तकनीक का अध्ययन कर रही थीं। अर्जुन सक्सेना, तुम कमाल हो, मैं बच्चों को नहला भी क्यों नहीं सकती? अनन्या शर्मा ने नाराजगी जताते हुए कहा। 3 बच्चों को नहलाना युद्ध लड़ने जैसा है। वह तो ये भी नहीं जानती कि अर्जुन सक्सेना ने ये कैसे किया। ये देखकर कि अर्जुन सक्सेना पहले ऐसा करने में सक्षम था, उसने सोचा कि यह आसान है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि जब उसने इसे स्वयं शुरू किया तो उसने पाया कि यह साधारण कठिनाई नहीं थी। अर्जुन सक्सेना ने अपना सिर घुमाया और उसकी शक्ल देखी। वह उसके गुलाबी गालों को चुटकी से दबाना चाहता था, लेकिन उसके हाथ बच्चों के स्पर्श तेल से गीले थे और वह अनन्या शर्मा की व्यथित शक्ल को देख नहीं सकता था। इसलिए उसने अपना सिर नीचे किया और धीरे से अपने माथे को छू लिया। अनन्या शर्मा के माथे को छू लिया। ठीक है, अपना समय लें, हमारे 3 बच्चे हैं, माता पिता होने के नाते हमें स्वाभाविक रूप से और अधिक सीखना होगा, और क्या मेरे साथ भी ऐसा ही है? गर्म स्पर्श क्षणभंगुर था। अनन्या शर्मा ने उसके माथे को छुआ, उसका चेहरा थोड़ा गर्म था। आओ और बच्चों को कपड़े पहनाओ। अर्जुन सक्सेना की आवाज़ सुनकर अनन्या शर्मा तुरंत होश में आ गए। उन्होंने ड्रायर से बच्चों के सूती कपड़े निकाले और अर्जुन सक्सेना के साथ मिलकर तीनों बच्चों को कपड़े पहनाए। बच्चे दिन प्रतिदिन बड़े होते जाते हैं और वे अधिक से अधिक क्रियाएं कर सकते हैं, और कपड़े पहनना ईमानदारी नहीं है। अनन्या शर्मा अपनी बेटी का टॉप पहनने ही वाली थी कि अचानक उस छोटे लड़के ने अपना छोटा सा हाथ हिलाया और उसके बगल में बैठे भाई को नमस्ते कहा। जब वह पैंट पहनने ही वाली थी कि केशिन ने उसके चारों पिंडलियों को फिर से मोड़ा और लात मारी। उन दोनों को उन शरारती छोटे बच्चों के कपड़े पहनने में काफ़ी समय लगा। अनन्या शर्मा ने बिस्तर पर लेटे प्यारे बच्चे को देखा और कुछ देर तक सोचा, अर्जुन सक्सेना, क्यों न हम एक नानी रख लें? अनन्या शर्मा को लगा कि अब उसके पास करने के लिए बहुत कम काम बचे हैं। घर के ज़्यादातर काम जैसे किराने की खरीदारी, खाना बनाना, सफाई करना और बच्चों की देखभाल करना अर्जुन सक्सेना को अकेले ही करना पड़ता था, इसलिए वह बहुत ज़्यादा काम कर रहा था। नानी की मांग करने से अर्जुन सक्सेना को राहत मिल सकती है। अर्जुन सक्सेना ने कहा, हाँ। वह सोचता है कि अब वह हर दिन घर पर है और वह कई चीज़ों का ख्याल रख सकता है, लेकिन अगली बार वह स्कूल वापस जाएगा। बच्चों की देखभाल के लिए किसी की ज़रूरत होगी और अनन्या शर्मा को भी उसकी देखभाल के लिए किसी की ज़रूरत होगी, और वह स्कूल जाता है और घर का काम करता है। इसके लिए भी लोगों की ज़रूरत होती है। वह नहीं चाहते थे कि अनन्या शर्मा बहुत थक जाए। अनन्या शर्मा ने अभी अभी 3 बच्चों को जन्म दिया था और उसका स्तनपान का समय भी लंबा था। वह नहीं चाहते थे कि वह कपड़े धोने, खाना बनाने और घर के कामों में व्यस्त रहे। इसके अलावा घर पर एक नानी भी है। अगर वह घर पर नहीं है तो उसकी देखभाल के लिए भी कोई है, लेकिन नानी को कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढना होगा जो सहज हो। अध्याय 48। प्रिया मेहता की मां को पता चला कि प्रिया मेहता ने बच्चों की चीज़ें खरीदी हैं। फिर मैं बाद में अपनी पूर्व चाची वान को फ़ोन करके पूछूंगा। उसने पिछले किराए के घर में कई महीनों तक मेरी देखभाल की थी। वह बहुत चौकस है और वह एक परिचित व्यक्ति है। बच्चों को उसके पास छोड़ना अधिक आश्वस्त करने वाला है। हाँ, अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाया। छोटे बच्चों को खाना खिलाकर सुलाने के बाद अनन्या शर्मा ने मोबाइल फ़ोन उठाया और आंटी वान को फ़ोन किया। हेलो मिस सू, आपने अचानक मुझे क्यों फ़ोन किया? क्या आप घर जा रही हैं? फ़ोन पर आंटी वांग ने उत्साह से पूछा। हाँ आंटी वांग, मुझे वापस आए 2 दिन हो गए हैं।
मैं आज आपको ये पूछने के लिए कॉल कर रहा हूँ कि क्या आपको अब कोई नई नौकरी मिल गई है। मैं आपसे वापस आने और तीनों बच्चों की देखभाल में मेरी मदद करने के लिए कहना चाहता हूँ। ठीक है मिस सू, मैं अभी तक नौकरी की तलाश में नहीं हूँ। आप जानते हैं, मैं एक नानी हूँ क्योंकि मैं कुछ करने के लिए कुछ ढूंढना चाहती हूँ, इसलिए मैं हमारे समुदाय में ये देखने के लिए जाऊंगी कि क्या किसी को ज़रूरत है और मेरी बेटी दूर नहीं जाएगी। मैं तैयार हूँ। बिल्कुल, तो फिर आंटी वांग, कृपया आते रहिए और बच्चों की देखभाल में मेरी मदद कीजिए। ठीक है मिस सू, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब मैं आपके घर जा पाता हूँ। मेरी बेटी की शादी नहीं हुई है, लेकिन मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। जब मैंने पहले आपकी देखभाल की थी तो मैंने सोचा था कि बच्चों के जन्म का इंतज़ार करूं। मैं हर समय आपकी मदद करना चाहता हूं। बच्चों की देखभाल करना। वैसे आपका घर अभी भी मूल पते पर है न? चाची वांग, मैं स्थानांतरित हो गया हूं, लेकिन चिंता न करें, मैं अभी भी उसी समुदाय में हूं, 9वीं इमारत में। मैं आपको बाद में पता भेजूंगा। इस बार आपको सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक घर पर रहने की ज़रूरत नहीं है। रात में आप वापस जा सकते हैं और रह सकते हैं। हमारे लिए एक समुदाय में रहना बहुत सुविधाजनक है। ठीक है, मैं आपकी बात सुनूंगी। मिस सू, आपको अब तक बच्चे को जन्म दे देना चाहिए था, है न? क्या आप हाल ही में बच्चों की देखभाल खुद कर रही हैं? आंटी वांग ने चिंता से पूछा। अनन्या शर्मा मुस्कुराईं, उनके स्वर में थोड़ी सी मधुरता थी। नहीं आंटी वांग, बच्चों के पिता भी वही हैं। फोन के दूसरी तरफ चाची वांग ने स्पष्ट मुस्कान के साथ कहा, मिस सू, बधाई हो, अब यह एक पारिवारिक पुनर्मिलन है। सुश्री सू, आपके बच्चों का पिता वही है जिसने पिछली बार एकांतवास केंद्र में आपको सामान लाने में मदद की थी। वह वाकई बहुत सुंदर दिखता है और वह मिस सू के साथ एक सुनहरे लड़के और एक सुंदर लड़की की तरह दिखता है। धन्यवाद आंटी वांग, तो हम कल सुबह से आना शुरू कर देंगे, ठीक है? अनन्या शर्मा ने पूछा। कोई बात नहीं मिस सू, मैं कल सुबह 8 बजे समय पर वहां पहुंच जाऊंगा। दोनों ने कुछ देर बातें की और फोन रख दिया। ठीक उसी समय अर्जुन सक्सेना भी उसे नाश्ते के लिए बुला रहा था। नाश्ते के बाद छोटे बच्चे सोफे पर पंक्तियों में लेटे हुए थे, टीवी पर मधुर प्रसव पूर्व संगीत बज रहा था और अनन्या शर्मा बच्चों के साथ मस्ती कर रही थीं। अर्जुन सक्सेना रसोई में दोपहर के भोजन के व्यंजन तैयार कर रहे थे और जब उन्होंने अपना सिर घुमाया तो उन्हें एक बहुत ही गर्मजोशी भरा चित्र दिखाई दिया और वे मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। अब इस तरह का जीवन अद्भुत है। तीनों बच्चों में आन्या सबसे शरारती और सक्रिय है। थोड़ी देर लेटे रहने के बाद वह अधीर हो गई। वह 2 बार रोई, जिससे मां का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हुआ। अनन्या शर्मा केवल उसे संभाल पाए। आन्या रोती नहीं, मां तुम्हारे साथ खेलती है। आन्या रसोई की ओर देखती हुई सिसकियां भरती रही और अर्जुन सक्सेना की व्यस्त पीठ को देखकर वह छोटा लड़का फिर से कराह उठा। क्या हम आन्या पापा को खोजने जा रहे हैं? अनन्या शर्मा अपनी दूसरी बेटी के साथ रसोई में आईं। अर्जुन सक्सेना झींगे संभाल रहे थे और जब उन्होंने आवाज़ सुनी तो उन्होंने पलटकर मुस्कुराते हुए पूछा, आन्या क्यों रो रही है? जियो आन्या को हिचकी आई, वह 2 बार रोई और जल्द ही उसने रोना बंद कर दिया। अनन्या शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है कि हम आन्या चाहते हैं कि बाबा को देखकर मैं रोऊं नहीं। अर्जुन सक्सेना ने आकर आन्या के कोमल चेहरे को अपने चेहरे से रगड़ा। आन्या अच्छी है, बाबा आज के मेहमानों के लिए दोपहर का खाना तैयार कर रहे हैं और मैं बाद में तुम्हारे और तुम्हारे भाई बहनों के साथ खेलने जाऊंगा। आन्या, बाद में घर पर 3 खूबसूरत आंटियां होंगी और गौडमदर भी आएंगी। वे सभी बच्चों को देखने के लिए यहाँ हैं और तुम्हारे लिए खिलौने और उपहार लाएंगी। बाबा अब आंटियों के लिए दोपहर का भोजन तैयार कर रहे हैं, चलो बाबा को परेशान मत करो, ठीक है? दोनों ने मिलकर आन्या को खुश किया और वह जल्द ही खुश हो गई। जब वह जोर से हंसने लगी तो अनन्या शर्मा उसे उठाकर लिविंग रूम में ले गईं। उधर प्रिया मेहता अभी अभी बेबी प्रोडक्ट स्टोर से बाहर आई हैं। दोनों हाथ उपहारों के बड़े और छोटे थैलों से भरे हुए थे, जिन्हें उसने अपने धर्मपुत्रों और धर्मपुत्रियों के लिए सावधानीपूर्वक चुना था। उसने खुशी से कहा, इतने सारे उपहारों के साथ मेरे धर्मपुत्र और धर्मपुत्री को यह निश्चित रूप से बहुत पसंद आएगा। जैसे ही आवाज गिरी, अचानक उधर से एक जानी पहचानी आवाज आई। प्रिया, नीलम रेड्डी आज दोस्तों के साथ शॉपिंग करने गए थे। वे मॉल के प्रवेश द्वार पर पहुंचे ही थे कि अचानक उनकी मुलाकात अपनी बेटी से हो गई। नीलम रेड्डी की नज़र प्रिया मेहता के हाथ में रखे शॉपिंग बैग पर पड़ी। उस पर लगा बड़ा सा लोगो बहुत ही स्पष्ट दिखाई दे रहा था, मॉमी बेबी प्रोडक्ट स्टोर। प्रिया मेहता शिशु वस्तुओं की खरीदारी क्यों करेंगी? अपनी मां की नज़र को देखकर प्रिया मेहता ने अनजाने में ही उसका हाथ पीछे खींच लिया। वह शांत रहने का नाटक करते हुए आगे बढ़ी, मुस्कुराई और चिल्लाई, मां क्या आप अपनी चाची के साथ खरीदारी करने गई हैं?
खैर, नीलम रेड्डी ने सिर हिलाया और अपने हाथ में पकड़े शॉपिंग बैग की ओर इशारा करते हुए पूछा, आप इन्हें किस लिए खरीद रही हैं? प्रिया मेहता को पहले से ही पता था कि क्या करना है और उन्होंने तुरंत कहा, मेरे एक बुजुर्ग सहकर्मी के यहाँ हाल ही में बच्चा हुआ है। मैं बच्चे को देखने के लिए कुछ लेकर आऊंगी। नीलम रेड्डी को संदेह हुआ और फिर उसने शॉपिंग बैग में रखी चीज़ों को ध्यान से देखा और कहा, आप इतने सारे क्यों खरीदते हैं? और इसमें बच्चों के लड़कों के कपड़े और लड़कियों के कपड़े भी हैं। प्रिया मेहता ने सिर हिलाया। खैर, उनके परिवार में 3 बच्चे थे और लड़के और लड़कियां दोनों ही कई बच्चे थे, इसलिए मैंने उन सभी को खरीद लिया। नीलम रेड्डी ने जब 3 बच्चों की बात सुनी तो वे दंग रह गए। हाल ही में ये शब्द बहुत बार सामने आया है, लेकिन 3 बच्चों की संभावना बहुत कम है। क्या ये तीनों जुड़वां वही हैं जिनसे मैं पहले मिला था? नीलम रेड्डी को लगा कि ऐसी संभावना है, इसलिए उन्होंने पूछा, क्या आपके मित्र के परिवार के बच्चे गोल्ड मेडल एकांतवास केंद्र में रहते हैं? उसकी मां को गोल्ड मेडल एकांतवास केंद्र के बारे में कैसे पता चला? अनन्या पहले वहां रहती थी। प्रिया मेहता ने और कुछ कहने की हिम्मत नहीं की, वह केवल इतना ही कह सके, हाँ, जोंग भाई वहां सर्वश्रेष्ठ है। माँ, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। मुझे दोपहर का खाना खाने और किसी और के घर मेहमान बनने की जल्दी है। अगर मैं देर से पहुंचूं तो बुरा होगा। मैं पहले जाऊंगा। प्रिया मेहता को डर था कि अगर वह ऐसा करता रहा तो उसकी पोल खुल जाएगी, इसलिए उसने जल्दी से भागने का बहाना ढूंढ लिया। नीलम रेड्डी ने अपनी बेटी की पीठ की ओर देखा और जितना अधिक वह इसके बारे में सोचती, यह उतना ही अजीब होता जाता। ठीक इसी समय उसका मोबाइल फ़ोन बजा और कॉल अनीता सक्सेना का था, जो अहमदाबाद लौट आई थी। क्यों है, तुम किस काम में व्यस्त हो? मैंने कल एक नए सूप के बारे में रिसर्च की थी। याक्सिन, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। नीलम रेड्डी ने उसे बीच में टोका। क्या बात है? अनीता सक्सेना ने पूछा। मैं और मेरी सहेली शॉपिंग करने गए और मेरी फैमिली की प्रिया से मिले। उसने बेबी प्रोडक्ट्स के 2 बड़े बैग खरीदे और बताया कि एक सहकर्मी के घर पर बच्चा हुआ है। क्या ये सामान्य बात नहीं है? प्रिया अब बहुत छोटी नहीं रही और वह फिर से काम पर लग गई है। सहकर्मियों का शादी करना और बच्चे पैदा करना सामान्य बात है। अनीता सक्सेना मुस्कुराई। अध्याय 49। अनीता सक्सेना, ये बहुत संयोग है। ऐसा नहीं है याक्सिन, मैंने देखा कि प्रिया ने बहुत सारी चीजें खरीदी हैं, इसलिए मैंने पूछा। नतीजतन प्रिया ने मुझे बताया कि मेरे सहकर्मी के घर पर 3 बच्चे हैं और वह पहले गोल्ड मेडल कन्फाइनमेंट सेंटर में रहता था। नीलम रेड्डी ने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा और आगे कहा, याक्सिन, क्या ये थोड़ा संयोग नहीं है? एकांतवास केंद्र में 3 बच्चों के लिए प्रिया भी बच्चों के माता पिता को जानती थी। अनीता सक्सेना को अपनी सबसे अच्छी दोस्त की बात का मतलब तुरंत समझ में आ गया। उसका दिल धड़क उठा और चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। अस्पताल द्वारा गलती से देखे गए जन्म प्रमाण पत्र में बेटी के समान नाम और उपनाम वाले व्यक्ति के पास पहले 4 लोगों के समान ही पहचान पत्र हैं। बाद में एकांतवास केंद्र में मेरी मुलाकात मेरी बेटियों से हुई, जो दोनों 3 जुड़वां थीं। अब नीलम रेड्डी ने कहा कि प्रिया मेहता तीनों बच्चों के माता पिता को जानती थीं। यदि ये संयोग है तो यह अति संयोग है। अनीता सक्सेना के मन में एक विचार आया। उसे लगा कि ये संयोग आपस में मिल गए हैं और सबसे असंभव बात इसका उत्तर हो सकती है। संभवतः तीनों बच्चों की माँ उसकी बेटी ही है। अनीता सक्सेना ने जब ये सोचा तो वह बेचैन हो उठी। उन्होंने जल्दी से अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और अपनी बेटी को कॉल करना चाहा, लेकिन डायल बटन पर उंगली रखकर वह कुछ देर के लिए झिझकी। फिर उन्होंने सीधे व्हाट्सएप के जरिए वीडियो कॉल कर दिया। फ़ोन पर तो झूठ बोला जा सकता है, लेकिन वीडियो पर नहीं। चीन सागर। अनन्या शर्मा पहले ही बेडरूम में लौट चुकी थी। तीनों बच्चे अभी अभी सोए थे। अर्जुन सक्सेना ने बच्चों को वापस लाने में उनकी मदद की और कचरा फेंकने के लिए नीचे चले गए। मेहमानों के आने से पहले अनन्या शर्मा इस समय का फ़ायदा उठाकर थोड़ी देर आराम करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वह लेटी, फ़ोन बज उठा। उसने जल्दी से फ़ोन उठाया, लॉक स्क्रीन बटन दबाया और फिर आवाज़ बंद होने के बाद फ़ोन को वापस चालू कर दिया। पहले तो मुझे लगा कि यह प्रिया मेहता या उनके रूममेट्स का व्हाट्सएप कॉल है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से यह अनीता सक्सेना का वीडियो चैट था। अनन्या शर्मा तब घबरा गईं जब उन्होंने अनीता सक्सेना का डायलॉग और वीडियो कॉल वेटिंग इंटरफेस देखा, जो बार बार चमक रहा था। मुझे क्या करना चाहिए? उसकी मां ने अचानक उसे वीडियो क्यों भेजा? क्या आप इसे लेना चाहते हैं? इस स्थिति में बच्चे अभी सोए नहीं होते हैं और आवाज़ सुनकर उनके अचानक जागने की संभावना होती है। इसके अलावा घर का माहौल पहली नज़र में स्कूल का छात्रावास या कक्षा जैसा नहीं लगता। अगर वीडियो चालू है तो अनीता सक्सेना को एक नज़र में ये समझ में आ जाना चाहिए। जब अनन्या शर्मा ने हिचकिचाहट दिखाई तो वीडियो अपने आप बंद हो गया। अनीता सक्सेना ने फ़ोन पकड़ लिया और उन्हें बेचैनी महसूस होने लगी।
बेटी फोन का जवाब नहीं देती, इससे पता चलता है कि कोई समस्या है। तो उसने फिर से मारा। इस बार अचानक बजने वाली घंटी ने तीनों शिशुओं को सफलतापूर्वक जगा दिया जो अभी अभी सोए थे, और वे एक एक करके रोने लगे। अनन्या शर्मा ने फोन बंद कर दिया और उसे बड़े बिस्तर पर फेंक दिया और जल्दी से बच्चों को देखने चली गईं। तीनों बच्चे खाना खाकर सो गए थे, तभी अचानक उन्हें जगा दिया गया। अनन्या शर्मा उन्हें ठीक से नहीं समझा पाईं और अर्जुन सक्सेना अभी तक वापस नहीं आए थे, इसलिए वे तीनों बच्चों को अकेले नहीं संभाल पाईं। इसलिए अनन्या शर्मा केवल बच्चों को पकड़कर बड़े बिस्तर पर लिटा सकती थीं और किनारे पर रखे छोटे खिलौनों को उठाकर उन्हें बहला सकती थीं। बिस्तर पर लापरवाही से गिरा हुआ फोन के शिन के पैरों के ठीक नीचे था। उसके मांसल पैरों ने मोजे उतार दिए और उसके मटर के दाने जैसे पैर की उंगलियों ने फोन की स्क्रीन को दबाया, वीडियो कॉल का जवाब देने के लिए ठीक समय पर। अनीता सक्सेना ने अपना मोबाइल फोन हाथ में लेकर काफी देर तक इंतजार किया, ये सोचकर कि जब इस बार उनकी बेटी जवाब नहीं देगी तो उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वीडियो अचानक कनेक्ट हो जाएगा। उसने तुरंत आवाज लगाई, अनन्या। हालांकि कनेक्टेड वीडियो में अनन्या शर्मा का चेहरा नहीं दिखाई दिया, बल्कि बीच में सीलिंग लैंप के साथ सफेद रंग का एक बड़ा टुकड़ा दिखाई दिया जो बेडरूम की छत जैसा लग रहा था। लेकिन ये स्पष्ट रूप से छात्र छात्रावास की छत नहीं है, क्योंकि अनीता सक्सेना कुछ दिन पहले ही मुंबई से वापस आई हैं। वह कुछ समय के लिए अपनी बेटी के छात्रावास में रुकी थीं। उन्हें याद आया कि छात्रावास में रोशनी ऐसी नहीं थी। इसके अलावा वीडियो चालू करने के बाद भी बच्चे रो रहे थे। जब वीडियो में अनीता सक्सेना की आवाज आई तो तीनों छोटे बच्चे तुरंत आकर्षित हो गए। अचानक उसने रोना बंद कर दिया और चुपचाप उत्सुकता से हर जगह आवाज का स्रोत ढूंढने लगी। लेकिन अनीता सक्सेना ने अभी भी वे आवाजें सुनी। वह कांप उठी और चिल्लाए, अनन्या। अनन्या शर्मा ने भी अपनी मां की आवाज सुनी और जब उसने अपने मोबाइल फोन पर वीडियो कॉल का स्टेटस देखा तो वह दंग रह गई। अनन्या। अनीता सक्सेना की आवाज और भी गंभीर होती गई। अनन्या शर्मा ने अब और देर करने की हिम्मत नहीं की। उसने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली, अपनी स्थिति और भाव को ठीक किया और फिर फोन उठाकर खुद की ओर इशारा किया। माँ, आप मुझे इस समय वीडियो क्यों भेज रही हैं? अनन्या, तुम कहाँ हो? अनीता सक्सेना ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि सख्ती से पूछा। अनन्या शर्मा के दिल में इस समय पहले से ही जवाबी उपाय सोच रहे थे और उन्होंने शांत भाव से कहा, मैं एक दोस्त के घर पर हूँ। क्या दोस्त? अभी तो वीकेंड नहीं है, तुम स्कूल क्यों नहीं आ रहे हो? आज क्लास नहीं है, इसलिए खेलने के लिए दोस्त के घर आ गई, अनन्या शर्मा ने बताया। फिर अभी बच्चे के रोने का क्या हुआ? ये वाक्य पूछते हुए अनीता सक्सेना की आवाज कांप उठी। अनन्या शर्मा भी मन ही मन बहुत घबरा रही थी, पर फिर भी उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। ये टीवी से आवाज है। मैं अभी टीवी देख रही थी और आपकी वीडियो कॉल लगभग सुन ही नहीं पाए। टीवी पर रोता हुआ बच्चा, यह इतना संयोग कैसे हो सकता है? अनीता सक्सेना के चेहरे पर संदेह साफ झलक रहा था और इसी समय अनन्या शर्मा को प्रिया मेहता का संदेश उसके फोन पर मिला। उसे केवल कुछ विस्मयादिबोधक चिन्ह दिखाई दिए। ये जानते हुए कि स्थिति गंभीर थी, उसने जल्दी से प्रिया मेहता का डायलॉग बॉक्स खोला। अनन्या, बड़ी घटना। मैंने अभी अभी मां और शिशु उत्पादों की दुकान से अपनी बेटियों और बेटों के लिए कुछ खरीदा था और मैं गलती से अपनी मां से टकरा गया। मैंने कहा कि यह मेरे सहकर्मी के बच्चों के लिए है, लेकिन उसने वास्तव में मुझसे पूछा कि क्या बच्चे गोल्ड मेडल कन्फाइनमेंट सेंटर में रहते हैं। मुझे लगता है कि मेरी मां को कुछ पता हो सकता है, लेकिन उसने तुम्हारे बारे में नहीं पूछा, इसलिए मैंने खुद को मार डाला और कुछ नहीं कहा। मुझे वहां से भागने का बहाना भी मिल गया, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी मां की नज़र ठीक नहीं थी। वह उस दिन आंटी फैंग के साथ थी। मुझे पहले तुम्हें बताना होगा, कहीं ऐसा न हो कि जब आंटी फैंग पूछे तो तुम चौंक जाओ। ये देखकर अनन्या शर्मा थोड़ी असहाय महसूस करने लगीं। वह कहना चाहती थी कि उसकी मां के वीडियो पहले ही भेजे जा चुके हैं और अब वह अचंभित रह गई। प्रिया मेहता द्वारा भेजे गए संदेश को पढ़ने के बाद अनन्या शर्मा को आखिरकार स्थिति समझ में आ गई। कोई आश्चर्य नहीं कि अनीता सक्सेना की आंखें ऐसी हैं। वह आते ही पूछती हैं कि वह कहाँ है और बच्चों की आवाज़ों पर इतना ध्यान देती हैं। ऐसा लगता है कि वह आंटी हुआंग से फ़ोन पर बात कर रही हैं। स्थिति जानने के बाद अनन्या शर्मा को काफ़ी राहत महसूस हुई। उसने तुरंत बात करने की पहल की और कहा, माँ, आपने आज मुझे एक वीडियो भेजा है, क्या आपको मुझे बाल दिवस की शुभकामनाएं नहीं देनी चाहिए? अनीता सक्सेना ने उसे चिढ़ाते हुए गुस्से से कहा, बदबूदार लड़की, तुम्हारी उम्र क्या है और तुम बाल दिवस मना रही हो? अध्याय 50। बेटी, बच्चे के पिता का नाम क्या है? अनन्या शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, स्कूल में उत्सवी माहौल में बाल दिवस पर भी सभी को जीवंत और जिंदा दिल रहना चाहिए। हुआ यूं कि एक दोस्त के घर हाल ही में बच्चा हुआ है, इसलिए मैं दरअसल आज उनके बच्चों के लिए बाल दिवस मनाने आई हूँ।
प्रिया बाद में आ जाएगी। अनीता सक्सेना ने जब ये सुना तो उन्होंने वीडियो के दूसरी तरफ अपनी बेटी की तरफ संदेह भरी नज़रों से देखा, लेकिन अनन्या शर्मा के चेहरे पर शांति थी और कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन इन संयोगों ने अनीता सक्सेना को वाकई असहज कर दिया, इसलिए उन्होंने पूछा, क्या दोस्त, आप और प्रिया दोनों ही ऐसे लोगों को जानते हैं जो आपकी ही उम्र के हैं, है ना? आपने इतनी जल्दी बच्चा क्यों पैदा कर लिया? अनन्या शर्मा ने कहा, ये प्रिया की सहकर्मी है जो हमसे थोड़ी बड़ी है और उनके परिवार में 3 बच्चे हैं। ये पहली बार है जब मैंने 3 बच्चों को देखा और मैं वास्तव में सुखद आश्चर्यचकित थी। उसने अनीता सक्सेना का ध्यान भटकाने के लिए बच्चों का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन अनीता सक्सेना का उस समय बच्चों की परवाह करने का कोई इरादा नहीं था। जब उसने अनन्या शर्मा को 3 बच्चों के बारे में बात करते सुना तो वह और भी घबरा गई। ये सब इतना संयोगपूर्ण है कि इस पर विश्वास करना कठिन है। आपने कहा कि बच्चों के माता पिता प्रिया के सहकर्मी हैं। क्या वे बच्चों की माताएं हैं या पिता? अनीता सक्सेना के क्लिच एक दूसरे के साथ थे। अनन्या शर्मा भी बेवकूफ़ नहीं थी। वह जो पूछना चाहती थी उसे जानते हुए भी उसने आधा सच ही कहा। बच्चों की माएँ प्रिया की सहकर्मी हैं। अगर बच्चे पिता हैं तो हम दूसरों के घर खेलने चले जाएंगे। अरे, इस सहकर्मी का नाम क्या है? अनीता सक्सेना को याद आया कि जन्म प्रमाण पत्र पर अनन्या शर्मा लिखा था। अगर उनकी बेटी ने ये नाम नहीं बताया तो इसका मतलब था कि उनकी बेटी झूठ बोल रही थी। अनन्या शर्मा को लगा कि वह यह इसलिए पूछ रही होगी क्योंकि वह कुछ जानती है, इसलिए उसने साहपूर्वक कहा, मेरा नाम अनन्या शर्मा है। फ़ोन पर दूसरी तरफ मौजूद अनीता सक्सेना दंग रह गईं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनकी बेटी सीधे तौर पर यह नाम लेगी। अनन्या शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, क्या आपको भी लगता है कि यह संयोग है? प्रिया की इस सहकर्मी का नाम भी मेरे जैसा ही है और उससे भी ज़्यादा संयोग की बात यह है कि वह भी अहमदाबाद से है और इसी किस्मत की वजह से प्रिया उसके साथ चली गई। हम एक दूसरे को अपेक्षाकृत हाल ही में जानते हैं और हम एक दूसरे से मिलवाए गए और अच्छे दोस्त बन गए। अनीता सक्सेना के हाव भाव देखकर अनन्या शर्मा को पता चल गया कि वह जो कर रही है वह सही है। मेरी माँ पहले भी एकांतवास केंद्र में जा चुकी थीं और लंबे समय तक कमरा 301 में रहीं। हो सकता है कि उन्होंने किसी को 3 बच्चों की माँ का नाम लेते सुना हो, इसलिए उन्हें इस बारे में झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वह ये स्वीकार नहीं कर सकती थी कि यह खुद ही था। वही नाम और उपनाम सबसे अच्छा स्पष्टीकरण है। भले ही अनीता सक्सेना को इस संयोग पर थोड़ा संदेह हुआ हो, लेकिन वे इसमें कोई ठोस समस्या नहीं निकाल सकीं। अनीता सक्सेना इस समय सचमुच बहुत परेशान हैं। ये बातें बहुत संयोगवश हैं, लेकिन उसके पास अपनी बेटी की हर बात का खंडन करने का कोई तरीका नहीं है। अपनी बेटी की बात सुनकर ऐसा लगता है कि ये संयोग वास्तव में साधारण संयोग हैं और सब कुछ उचित है। इसके अलावा उसे वाकई यकीन नहीं था कि उसकी बेटी अब शादी करेगी और बच्चे पैदा करेगी। आखिरी बार जब उसने अपनी बेटी को देखा था तो वह पहले जैसी ही थी, सिवाय इसके कि उसका वजन कम हो गया था और वह थोड़े ज़्यादा कपड़े पहनने लगी थी, कुछ खास नहीं। अनीता सक्सेना तो कुछ नहीं बोली, लेकिन दूसरी तरफ अनन्या शर्मा बोलती रहीं, माँ, आप अचानक इस बात को लेकर इतनी चिंतित क्यों हो गईं? अनीता सक्सेना, जिनसे इस बारे में पूछा गया, होश में आई और तुरंत बोली, कोई बात नहीं, मुझे तो बस एक युवक का ख्याल आया जो मुझे मुंबई अस्पताल में मिला था और जो इस मकान का पुरुष मालिक होना चाहिए जिसमें आप अभी रह रही हैं। जब अनन्या शर्मा ने यह सुना तो वह दंग रह गई, लेकिन उसने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और मुस्कुराते हुए पूछा, माँ, क्या आप बच्चों के पिताओं को जानती हैं? उसकी माँ अर्जुन सक्सेना को कैसे जानती थी? मैंने अर्जुन सक्सेना को इसका जिक्र करते कभी नहीं सुना। फ़ोन पर दूसरी तरफ अनीता सक्सेना ने बताया कि अर्जुन सक्सेना के साथ अस्पताल और एकांतवास केंद्र में क्या हुआ था। अनन्या शर्मा ने जब ये सुना तो वह काफ़ी हैरान रह गईं। पता चला कि इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, उसकी माँ और अर्जुन सक्सेना 2 बार मिल चुके थे और उन्होंने एक दूसरे को नमस्ते भी कहा था। हालांकि यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अर्जुन सक्सेना को यह नहीं पता कि सामने वाली महिला उसकी माँ है। अनन्या शर्मा की बात सुनने के बाद वह इस विषय पर बात करना जारी नहीं रखना चाहता था। उसे डर था कि कहीं बात बिगड़ न जाए, इसलिए उसने विषय बदलते हुए कहा, माँ, क्या आप तीनों बच्चों को देखना चाहती हैं? मेरे 3 छोटे बच्चे अभी तक पूरी तरह से नहीं खुले हैं। इस समय ज़्यादातर बच्चे अपने पिता जैसे दिखते थे। आरव, यूटोंग और किशन एक नज़र में बता सकते थे कि वे अर्जुन सक्सेना के बच्चे हैं, लेकिन उसके साथ समानताएं अभी तक नहीं खोजी गई थीं। नवजात शिशु आमतौर पर अपने पिता की तरह दिखते हैं और बड़े होने पर वे धीरे धीरे अपनी माँ की पहचान प्रकट करेंगे। एक मज़ेदार कहावत लगती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि नवजात शिशु अक्टूबर में माँ के गर्भ से पैदा हुए थे, इसलिए आपको अपनी माँ के साथ रहने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।
मेरे और मेरे बीच का रिश्ता, लेकिन मैं पहली बार अपने पिता से मिला था, इसलिए मैं अपने पिता का विश्वास और अनुग्रह एक समान उपस्थिति के साथ हासिल करना चाहता था। इसी कारण अनन्या शर्मा ने अनीता सक्सेना को इस समय बच्चों को देखने की अनुमति देने का साहस किया। अनीता सक्सेना ने अपनी बेटी की बात मान ली और राहत महसूस की। उसने उन 3 बच्चों के बारे में सोचा जिनके बारे में उसने कई बार सुना था लेकिन देख नहीं पाई थी। वह बहुत उत्सुक भी थी, इसलिए उसने अपनी बेटी से उसे ये दिखाने के लिए कहा। तीनों छोटे बच्चे इस समय जाग रहे हैं, बड़े बिस्तर पर एक दूसरे के बगल में लेटे हुए हैं। आरव अपना अंगूठा काट रहा है। अन्या और रिया एक दूसरे की उंगलियां पकड़कर उन्हें अपने मुंह में डालने की कोशिश कर रही हैं। 3 गोल मटोल छोटे बच्चे, हर हरकत भोली थी। फोन के दूसरी तरफ अनीता सक्सेना ने उन्हें देखा और तुरंत उन विचारों को भूल गई जो अभी अभी थे। कितने प्यारे बच्चे हैं। वह अपनी आंखें सिकुड़े बिना नहीं रह सकी। उसके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी। यह मानव द्वारा शावकों पर विजय प्राप्त करने की प्रक्रिया है, इसमें केवल एक छोटा सा सेकंड लगता है। तीनों बच्चे अपने पिता जैसे ही दिखते हैं। अनीता सक्सेना, जिन्होंने अर्जुन सक्सेना को देखा था, ने कहा। अनन्या शर्मा ने सिर हिलाया। हाँ, हम सभी ऐसा ही सोचते हैं। बच्चे की माँ अभी भी शिकायत कर रही है, कह रही है कि तीनों बच्चों में से कोई भी उसके जैसा नहीं दिखता है। अनीता सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, भविष्य में जब वह बड़ा होगा तो अपनी माँ जैसा दिखेगा। बेटा जरूर अपनी माँ जैसा दिखेगा। तुम भी बचपन में अपने पिता जैसे दिखते थे, लेकिन जब तुम बड़े हुए तो तुम्हारी आंखें मेरी जैसी दिखने लगीं। अनन्या, चूंकि यह तुम्हारे दोस्त का बच्चा है और 3 बच्चे हैं, इसलिए तुम आज बच्चों को लाल लिफाफा दे सकती हो। मैंने सुना है कि प्रिया ने बहुत सारे उपहार खरीदे हैं। क्या तुम कुछ लाए हो? खैर, मैं कुछ फल लेकर आई हूँ। अनन्या शर्मा ने सहजता से कहा। फल थोड़ा साधारण है, लेकिन ठीक है। आखिरकार प्रिया पहले से ही काम कर रही है। तुम अभी भी एक छात्र हो। तुम्हें जितना चाहिए उतना कम लाना चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास कम लाल लिफाफे नहीं हो सकते। माँ तुम्हें 2000 ट्रांसफर कर देंगी और तुम इन 3 प्यारे छोटे बच्चों को दे दोगे। दोस्तों, बात करने के बाद अनीता सक्सेना ने सीधे व्हाट्सएप पर 2000 रुपये ट्रांसफर कर दिए। इससे पहले कि अनन्या शर्मा कुछ बोल पाती, अचानक लिविंग रूम से अर्जुन सक्सेना की आवाज आए। अनन्या। फोन पर दूसरी ओर मौजूद अनीता सक्सेना स्पष्ट रूप से स्तब्ध थीं। यह उस खूबसूरत लड़के की आवाज़ है जिससे मैं पहले अस्पताल और एकांतवास केंद्र में मिली थी। अध्याय 51। क्या तुम्हारी माँ ने मुझे देखा है? अनन्या शर्मा ने तुरंत कहा। यह मुझे नहीं, माँ को बुलाया जाता है। इसे दूसरी अनन्या कहा जाता है, बच्चों की माँ। वह रसोई में हमारे लिए दोपहर का खाना बना रही है। माँ, मैं आपको नहीं बताऊंगी, प्रिया अभी तक नहीं आई है। मैं अकेले किसी और के घर मेहमान हूँ। वीडियो बनाने के लिए मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना उचित नहीं है। अनन्या शर्मा ने फ़ोन काटने का बहाना ढूंढ लिया। उसे डर था कि कहीं अर्जुन सक्सेना अचानक आकर ताल न बिगाड़ दे। फ़ोन पर दूसरी तरफ अनीता सक्सेना ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। उसे हमेशा लगता था कि कुछ गड़बड़ है। उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तो तुम मौज मस्ती कर सकते हो। शाम को जल्दी वापस जाना याद रखना। खैर, चिंता मत करो माँ, ये हमारे स्कूल के बहुत करीब है, इसलिए मैं आपको नहीं बताऊंगा। अलविदा। अनन्या शर्मा ने वीडियो बंद कर दिया। खुद को बिस्तर पर बैठने से नहीं रोक सकी और जोर से सांस छोड़ी। इस समय अर्जुन सक्सेना को उसकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, इसलिए वह अपने हाथ धोकर उसे और बच्चे को देखने के लिए बेडरूम में आया। अनन्या शर्मा को हैरानी से फ़ोन पकड़े देख उन्होंने जल्दी से पूछा, अनन्या, क्या हुआ? अनन्या शर्मा ने उनकी आवाज़ सुनी, फ़ोन उठाया, मिलाया और कहा, मेरी माँ ने अभी एक वीडियो भेजा है। आंटी ने अचानक वीडियो कॉल क्यों कर दी? अर्जुन सक्सेना ने पास आकर अनन्या शर्मा के कंधे पर हाथ रखकर पूछा। ये प्रिया ही थी जो बच्चों के लिए खरीदारी करने के बाद अपनी माँ से मिली थी, और फिर मुझे लगता है कि आंटी हुआंग ने मेरी माँ से फ़ोन पर बात की, और मुझे अभी पता चला कि मेरी माँ ने आपको आखिरी बार मुंबई में देखा था और उन्हें हमारे 3 बच्चों के बारे में भी पता था। इसलिए मैंने पुष्टि करने के लिए फ़ोन किया, लेकिन सौभाग्य से मैंने इसे पिछली बार से ही छिपा रखा था। अर्जुन सक्सेना ने उसे संदेह भरी नज़रों से देखा। आंटी ने मुझे देख लिया। अनन्या शर्मा ने सिर हिलाया। अच्छा, मेरी माँ ने तुम्हें 2 बार देखा है। अर्जुन सक्सेना को और भी आश्चर्य हुआ। उसकी सास ने उसे कब देखा? वह बिल्कुल भी प्रभावित क्यों नहीं हुआ? उनके भ्रमित चेहरे को देखकर अनन्या शर्मा ने मुस्कुराते हुए बताया, पहली बार अस्पताल में था। क्या जिस दिन आप बच्चों को जन्म प्रमाण पत्र दे रहे थे, उस दिन अस्पताल में आपकी मुलाकात किसी अधेड़ उम्र की महिला से हुई थी? और दूसरी बार, क्या आप उस आंटी से फिर एकांतवास केंद्र में मिले? जब उसने ये कहा तो अर्जुन सक्सेना को तुरंत यह बात याद आ गई और उसके दिमाग में अनीता सक्सेना का चेहरा उभर आया।
वह आश्चर्य से बोला, क्या वह सुंदर और सजीली चाची तुम्हारी माँ है? अनन्या शर्मा ने सिर हिलाया। अर्जुन सक्सेना ने सिर नीचे करके मुस्कुराते हुए कहा, अनन्या, लगता है कि मेरे और तुम्हारे बीच किस्मत ही खराब है। पता चला कि मेरी सास और मेरा मिलना बहुत पहले से तय था। अनन्या शर्मा के गाल लाल हो गए और उन्होंने सिर नीचे करके कहा, क्या किस्मत है? लगभग पता चल ही गया, चिंता मत करो, सब ठीक है। वैसे तो मेरी मौसी और मैं 2 बार मिल चुके हैं, लेकिन हर बार मेरी मौसी मुझे अकेले में देखती हैं और मुझे लगता है कि मेरी मौसी को मेरे बारे में अच्छी धारणा है। ऐसा लगता है कि मैं भविष्य में अपनी मौसी से मिलूंगा। जब हम मिलेंगे तो हम बातचीत कर पाएंगे। अर्जुन सक्सेना ने अनीता सक्सेना से 2 बार पहले मिलने के दृश्य को याद करते हुए कहा, वह ठीक होंगे, वह एक विनम्र युवक की छवि हैं। अनन्या शर्मा ने हंसते हुए कहा, मेरी माँ अब सोचती है कि आप किसी और के पति और बच्चे के पिता हैं, मैं तो बस। उन्होंने अर्जुन सक्सेना को एक ही नाम और उपनाम की कहानी सुनाई जो उनके दिमाग में आए और कहा, मेरी माँ इस बात से सहमत हैं और उन्होंने मुझे आपके परिवार को देने के लिए 2000 रुपये का एक लाल लिफाफा भी दिया। अर्जुन सक्सेना ने उसके मोबाइल फोन में 2000 रुपये ट्रांसफर होते देखे और उसका चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। उन्होंने अनन्या शर्मा का हाथ थाम लिया और कहा, अनन्या, बढ़ो, चलो जल्द से जल्द इस बारे में बात करते हैं। चूंकि आंटी ने मुझे 2 बार देखा है और बच्चों के बारे में जानती है, इसलिए मैं हमेशा ऐसे ही झूठ बोलता हूँ। मुझे डर है कि समय और भी बुरा होगा। अपनी आंटी की स्वीकृति प्राप्त करना कठिन है। अनन्या शर्मा भी अनीता सक्सेना से झूठ नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन वह वास्तव में अभी यह नहीं जान सकती थी, अन्यथा वह मुश्किल में पड़ जाती। अर्जुन सक्सेना, इंतजार कीजिए। अर्जुन सक्सेना को पता था कि अनन्या शर्मा इस बात का सामना करने से थोड़ा डर रही है, लेकिन उसने उस पर ज्यादा जोर नहीं डाला, बल्कि सिर हिलाया और कहा, ठीक है, हमने पहले जो चर्चा की थी उसके अनुसार इस सेमेस्टर के खत्म होने के बाद हम गर्मी की छुट्टियों में अपने माता पिता के सामने यह बात कबूल करेंगे। और अब जून आ चुका है और जुलाई की शुरुआत में हमारी गर्मी की छुट्टियां हैं। इस महीने तुम अपने शरीर का अच्छे से ख्याल रखना। जहां तक गर्मी की छुट्टियों में घर जाने की बात है तो डरो मत, मैं हर चीज के लिए यहाँ हूँ। अनन्या शर्मा ने उनकी दृढ़ निगाहों को देखा और हल्के से सिर हिलाया। दोनों ने कुछ देर तक कोई बातचीत नहीं की, तभी दरवाजे की घंटी बजी। अनन्या शर्मा ने जल्दी से अपने मन की बात समेटी और दरवाजा खोला। दरवाजे पर प्रिया मेहता खड़ी थी। उसने अपने हाथ खोले और खुशी से बोली, मैं यहाँ हूँ। मेरे गॉडसन और गॉड डॉटर कहाँ हैं? मेरी गॉडमदर उन्हें मार डालना चाहती है। घर में घुसते ही प्रिया मेहता बच्चों को ढूंढने लगी। अनन्या शर्मा पीछे पीछे आई और बोली, बच्चे बेडरूम में हैं, मैं तुम्हें उनके पास ले चलती हूँ। उन्हें अंदर आते देख अर्जुन सक्सेना ने कहा, मैं पहले दोपहर का भोजन तैयार कर लेता हूँ। अनन्या, कृपया मिस लिन के साथ चलो। प्रिया मेहता ने उनका अभिवादन किया, धन्यवाद अर्जुन सक्सेना। अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाया और चले गए। प्रिया मेहता ने अपने हाथ में रखी चीजें नीचे रखी, बेडरूम में देखा, फिर से बाथरूम का दरवाजा खोला और चारों ओर देखा। बिस्तर के सामने वापस आकर प्रिया मेहता ने कहा, ये घर आपके द्वारा पहले किराए पर लिए गए 2 बेडरूम से बहुत बेहतर है। मैंने अभी देखा कि आपके बाथरूम में शौचालय अभी भी एक स्मार्ट शौचालय है और आप इसे किराए पर लेते समय निश्चित रूप से नहीं लाते हैं। यह अर्जुन सक्सेना का इरादा है, आपके लिए सुरक्षित है। ये सुनकर अनन्या शर्मा ने थोड़ा शर्माते हुए कहा, अच्छा, उसने लगवाया है। जब किराए पर लिया था तो सिर्फ अच्छी तरह से सजा कर लाए थे और सामान दिया था। ये पलंग, बाहर का सोफा, वॉशिंग मशीन, कपड़े सुखाने की मशीन, रसोई में बर्तन, कटोरी भांडे अर्जुन सक्सेना ने सजाए थे और वो बहुत ध्यान से काम कर रहे थे। यहाँ आना ज्यादा सुविधाजनक है। मैंने शुरू में सोचा था कि मैं एकांतवास केंद्र से निकलने के बाद पिछले घर में वापस चला जाऊंगा। वहाँ किराया देने के लिए अभी आधा साल बाकी है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन सक्सेना इसे देखने के बाद बहुत छोटा महसूस करेगा। मैंने चुपचाप मौजूदा घर किराए पर ले लिया और मुझे तब पता चला जब मैं एकांतवास केंद्र से वापस आया। प्रिया मेहता ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त की ओर देखा और देखा कि उसका चेहरा मिठास से भरा था और उसका लहजा भी अवचेतन रूप से अर्जुन सक्सेना की प्रशंसा कर रहा था। वह हंसने से खुद को रोक नहीं सकी। अनन्या, तुम अब ऐसी हो, एक लड़की की तरह जो प्यार में पड़ गई हो, पूरी तरह से खुद को खो चुकी हो। अर्जुन सक्सेना, अर्जुन सक्सेना, 3 शब्द अर्जुन सक्सेना से अलग नहीं हो सकते। अनन्या शर्मा ने आश्चर्य से सिर उठाया और पूछा, क्या कोई है? अधिकारी तमाशबीनों से बहुत प्रभावित हैं। मैं इसे वैसे भी देख सकता हूँ। अब तुम और अर्जुन सक्सेना साथ रहने वाले हो। अनन्या शर्मा एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसने ध्यान से सोचा, अब तो उसकी सारी जिंदगी और सारी योजनाएं अर्जुन सक्सेना के नाम हो गई हैं। उसे इस तरह देखकर प्रिया मेहता आगे झुकी और बोली, लेकिन मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा है।
पिछले महीने के अवलोकन से अर्जुन सक्सेना वास्तव में एक अच्छे और जिम्मेदार पिता हैं, और वह आपके लिए भी अच्छे हैं, इसलिए मैं आपको अपने पास रखूंगी। उसे दे दो, मैं अनिच्छा से सहज हूँ। वैसे, क्या आंटी फैंग आपको ढूंढ रही हैं? मैं आज अपनी माँ से मिली और मुझे नहीं लगता कि उनकी अभिव्यक्ति ठीक थी। अनन्या शर्मा को होश आया, उन्होंने सिर हिलाया और कहा, जब आपने मुझे मैसेज भेजा था तब मेरी माँ मेरे साथ वीडियो कॉल पर थी। प्रिया मेहता आश्चर्यचकित दिखीं। अनन्या शर्मा ने उन्हें बताया कि अभी क्या हुआ और अर्जुन सक्सेना ने अपने आप से क्या कहा। ये सुनकर प्रिया मेहता ने अनन्या शर्मा का हाथ थाम लिया और कहा, मैं इस मामले में अर्जुन सक्सेना का साथ देती हूँ। मुझे लगता है कि वह सही है। अपनी मौसी से इस तरह झूठ बोलना और झूठ बोलना ठीक नहीं है। आखिरकार मेरे माता पिता के लिए इसे स्वीकार करना आसान है। मुझे पता है, इसलिए अर्जुन सक्सेना और मैं गर्मी की छुट्टियां खत्म होते ही वापस चले जाएंगे। स्टोरी पसंद आई तो लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से आपको नई स्टोरीज और अपडेट्स मिलते रहेंगे। ज्वाइन करने के लिए लिंक पर क्लिक करें।